चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आज के अपने प्रतिगिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं जानता हूँ कल के दिन आपका पीसी का पेपर है जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल एंड एथिक्स का पेपर है आपका, और दिन जो है ज़्यादा मिला नहीं है, बस आज का ही दिन है जहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। तो आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो चीज़ें वो कवर करवा के देने वाला पीसी का वन शॉट, और साथ ही साथ शाम 5 बजे आपको मेरा एक लाइव देखने मिल जाएगा जहाँ पे हम और भी चीज़ें का कवर करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके फटाफट से लाइक कर दो। टारगेट जो लाइक होने वाला है वो आपका 500,000 का लाइक होने वाला है। अगर आप इसे कंप्लीट कर देते हैं तो वहां पे हम लाइव लेंगे और बहुत सारी चीजें और अच्छे तरीके से हम लोग क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसा और किस तरीके से। सबसे पहली चीज फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें यह समझ जाना जरूरी है कि कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है। कम्युनिकेशन मतलब सीधी सीधी बात करो, एक तरह का प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक हूं, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, कोई इंफॉर्मेशन आपको क्या शेयर करना चाहता है या फिर कोई थॉट में आपको क्या शेयर करना चाहता हूं। अब वो जो है, अब ये जो थॉट है या फिर ये जो मैसेज है, जिस तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं शेयर करता हूं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नॉलेज है, इस नॉलेज को मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स के थ्रू मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ एक्शंस के थ्रू मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे मैं अलग अलग मीडियम, अलग अलग एक्टिविटीज से आप तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। तो होप सो कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया। क्या बोला है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस इज द प्रोसेस of exchanging information, ideas, thoughts or feelings between individual or group using verbal or non-verbal means to achieve the mutual understanding। वही चीज हो गई ना, कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करें, आपके वर्बल या फिर नॉन वर्बल मीडियम से। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वर्बल हो गया, ठीक है, वही एक्शन के थ्रू अगर मैं समझा रहा हूं तो नॉन वर्बल हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। अब कम्युनिकेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है। सबसे पहली चीज, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट तब करते हैं जब कभी भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी से एक सर्कुलर आया हो, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई आपकी केटी से रिलेटेड, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, बता रहा हूं। तो वहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं, बता रहा हूं, क्यों, अब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो यहां पे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं क्या, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो पहली चीज होती है इंफॉर्मेशन है, दूसरी चीज होती है एडवाइस। आज आपका लास्ट दिन है आपके एग्जामिनेशन का, ठीक है, पीसी के लिए इतना ही टाइम बाकी है, मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आपको पहले पहले ये मॉड्यूल्स क्या कर लेनी चाहिए, ये चीजें पहले आपको कवर करनी चाहिए। तो यहां पे मैं अब कम्युनिकेट कर रहा हूं, यहां पे मैं चीजें बोल रहा हूं, बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, आपको एक एडवाइस देने के लिए। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा क्या हो गया, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। क्या, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा कि जाओ फटाफट, ठीक है, आप ये वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है, और उसके बाद पेन पेंसिल के साथ इसको नोट कर लेना आपकी नोटबुक में और फिर उसको रिवाइज करते जाना। या फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो नोट्स है आपको हमारे प्रतिगिरी एकेडमी के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना, फिर जाकर प्रतिगिरी एकेडमी के फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना और वहां पे चीजों को नोट करना। तो ये क्या दे रहा हूं, एक तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है, इस लेवल पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर परसुएशन, ठीक है, परसुएशन मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है, आप जो है उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, आप टीचर को बोल रहे हो कि टीचर मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल दे पाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं टीचर को कन्विंस करो। तो वहां पे भी आप क्या करो, कम्युनिकेट किस लिए करो, टीचर को कन्विंस करने के लिए। तो ये आपका होता है। फिर मोटिवेशन क्या है, आप बहुत ज्यादा थक गए हो, बहुत ज्यादा हताश हो गए और कल आपका पेपर, आप बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए कि मेरा हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ रहा हूं, मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं जिससे आपके अंदर एक अलग एनर्जी आए। तो ये क्या कर रहा हूं, मैं मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहा हूं। कम्युनिकेशन बाकी सारी चीजों के लिए भी होती है, जैसे एजुकेट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है, वार्निंग देने के लिए, या फिर जो मोरल होता है एम्प्लॉइज का उसको बूस्ट करने के लिए भी हम चीजें यहाँ पे क्या कवर करते हैं। समझ में आ गया, ये पूरी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई कि कम्युनिकेशन होता क्या और कम्युनिकेशन करने के पीछे रीजन क्या होते हैं, क्या क्या वजह होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टुलेट्स। और देखो पोस्टुलेट्स, अब ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके पिछले 2 पेपर्स हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो आपके ये जो पोस्टुलेट है क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको बोला जाएगा राइट द 5 पोस्टुलेट्स, या तो आपको बोला जाएगा राइट द 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला है। तो पोस्टुलेट्स होते क्या है, ठीक है, पोस्टुलेट्स मतलब सीधी सीधी बात है कि पोस्टुलेट्स मतलब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या आती है, क्लैरिटी आती है। क्या आती है, क्लैरिटी। आप जो भी कोई भी मैसेज आप दे रहे हो या फिर पहुंचा रहे हो तो मैसेज बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कट टू कट हर एक चीज क्या होनी चाहिए, उसमें क्लियर होनी चाहिए, जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या दे। समझ में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए आधा अधूरी मैसेज क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ
कि मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियर बोला कि मैं आपसे कब मिलूंगा, कल मिलूंगा, आज मिलूंगा, परसों मिलूंगा और कितने बजे मिलूंगा, ये चीज बोली नहीं। अब मैं अगर यही चीज बोलूं कि मैं कल आपसे 3 बजे मिलूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्लियर इंफॉर्मेशन दी, कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। पहले वाले मैसेज में कंफ्यूजन था कि मिलूंगा, लेकिन कब मिलेगा ये चीज क्लियर थी क्या, नहीं क्लियर थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब क्या होता है, कभी भी जो मीनिंग जो कम्युनिकेशन होती है उसको बहुत ही शॉर्ट और एकदम बोलते हैं ना कट टू कट रखनी चाहिए, कोई भी फालतू चीजें एक्स्ट्रा चीजें हमें ऐड करनी नहीं चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है सेंड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। अब सेंड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ये हमने क्या बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, ये चलो सीधा सीधा बोला कि बोला गया कि रिपोर्ट को क्या कल क्या दे देना। तो दूसरा क्या बोला, आई वुड लाइक टू काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड द रिपोर्ट योर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस प्रेफरेबली बाय फ्राइडे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, नहीं इतना बड़ा नहीं ऐड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कंप्लीटनेस। क्या आता है, कंप्लीटनेस। जब कभी भी आप कोई मैसेज दे रहे हो या फिर कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज या थोड़ा मोड़ा छोटा मोटी चीज उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज आप बोल रहे हो हमेशा ये चीज वेरीफाइड होनी चाहिए कि जो भी आप फैक्टफुल बात करनी है पहली चीज तो, ठीक है, और जो भी फैक्ट्स आप यूज कर रहे हो वो सही है कि गलत है, ठीक है। हमेशा आपको फैक्टफुल बात करना और हमेशा जो फैक्ट्स होने चाहिए वो सही होने, ऐसी अंधाधुन बिन मतलब की चीजें नहीं बात करनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सेल्स आर डूइंग वेल, सेल्स अच्छा करिए, लेकिन कितना अच्छा करिए ये मैंने क्लियर बोला नहीं, कल नहीं बोला, ठीक है। अब मैं यही बोलूँ सेल इंक्रीज बाय 20% दिस मंथ। अब यहाँ पे मैं एक बोलते ना या फैक्ट के साथ बात करो कि जो सेल्स है आज 20% क्या हो गई, इंक्रीज हो चुकी है इस महीने, समझा। फिर नेक्स्ट आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि कम्युनिकेशन करते टाइम आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके ग्रामर में, आपके स्पेलिंग्स में किसी भी तरह का मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ठीक है, और जो मैसेज भी होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कर्टेसी। कर्टेसी मतलब क्या होता है, आपका पोलाइट, ठीक है, रेस्पेक्टफुल। हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सामने वाले को जो भी मैसेज दे रहे हो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो हमेशा आपका पोलाइटली होनी चाहिए, ठीक है, गलत होना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप सामने वाले को कोई भी चीज बता रहे हो या फिर कोई भी चीज कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, हमेशा ध्यान रखो कि आपकी इस कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाले पे क्या बीतेगी, या फिर आप इस तरीके से अगर कम्युनिकेट करोगे तो क्या सामने वाले को चीजें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ये चीज आपको समझना यहाँ पे जरूरी बन जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपके 5 पोस्टुलेट्स पूछे जाएंगे या फिर आपको 7 C's करके पूछा जाएगा, तो आपको ये सारी चीजें क्या लिखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक चीट शीट भी दी है जिससे आपको समझने में चीजें इजी हो जाएंगी और आप इजीली आराम से लर्न कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मान लेते हैं मैं हूँ, ठीक है, हमारे क्लास का कल पिकनिक जाने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पिकनिक में ना सबको एक टी शर्ट देनी चाहिए, एक जर्सी देनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ है मुझे प्रदीप सर या फिर राहुल सर तक क्या पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा बैठा बैठा तो एक मेरे अंदर दिमाग में एक आइडिया आया। क्या है आइडिया, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक जर्सी क्या लोग स्टूडेंट्स को सारी जर्सी देनी चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे कौन से हैं आपके रिसोर्ट में उनके बारे में हमें पता चल सके। सही बात है। तो ये चीज़ आई, तो ये चीज़ को मैंने क्या किया, मैं भेज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं भेज रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ। मेरा आइडिया था कि मुझे जर्सी देनी, अब उस आइडिया को मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इनकोड कर रहा हूँ। देखो यही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या आता है, स्टिमुलस आता है, द स्टार्टिंग स्पार्क, जिसकी वजह से एक ऐसा रीजन होता है कि एक स्पेसिफिक चीज होती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्या स्टार्ट होता है। क्या बोला है, समथिंग मेक्स द सेंडर वांट टू टॉक और सेंड अ मैसेज। ये एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है, एक ऐसा आइडिया होता है जिसकी वजह से एक जो सेंडर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट क्या करता है, ठीक है। फिर जब सेंडर कौन होता है, जो पर्सन मैसेज भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडर क्या कहते हैं। पर्सन क्या करता है, पर्सन हु हैज द आइडिया एंड वांट्स टू शेयर इट, ठीक है। The sender feels the need to communicate. He chooses the right word and way to say. क्या करता है, अब ये जो सेंडर होता है, सेंडर सबसे बड़ी चीज उसका आइडिया होता है, उस आइडिया को करेक्ट वर्ड फॉर्म में, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में क्या करता है, फ्रेम करता है। फ्रेम करके साथ ही साथ वो चूज करता है कि उसको कौन से मीडियम के थ्रू क्या करना है, सामने वाले तक क्या मैसेज क्या भेजना है। समझ में आ गया।
मेरे पास आइडिया आई, ठीक है, आइडिया को मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर्स में मतलब वर्ड्स में, लेटर्स में क्या कर रहा, इनकोड कर रहा हूं। इनकोड करने के बाद मैंने इनकोड कर लिया, इनकोड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक चैनल ढूंढ रहा हूं, मीडियम ढूंढ रहा हूं। देखो मीडियम मतलब, अब देखो यहां पे समझाता हूं, यहां पे देखो, ठीक है, एक सेंडर है। सेंडर कौन होता है, सेंडर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, आप इसके अंदर एक बोलते हैं ना, एक स्पार्क आता है कि एक रीजन होता है कि वो क्या, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कम्युनिकेशन क्या स्टार्ट करता है। अब उसका आइडिया है, उस आइडिया को क्या करता है, वो इनकोड करता है क्या करता है, वो एनकोड करेगा। एनकोड मतलब क्या हो गया, उसको आइडिया, तो आइडिया एज इट इज नहीं रहेगी ना, उसको वो सेंटेंस के फॉर्म में या फिर वर्ड्स के फॉर्म में फ्रेम करेगा। और वर्ड्स के फॉर्म में फ्रेम करने के बाद अब वो क्या चूज करता है, एक मीडियम चूज करता है। क्या चूज करता है, एक मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है, बेसिकली जरिया, ठीक है, जरिया, किस जरिए से वो क्या करेगा, सामने वाले तक वो मैसेज क्या पहुंचाएगा। क्या वो व्हाट्सएप होगा, क्या वो ईमेल होगा, क्या वो एक लेटर होगा, ठीक है, क्या वो एक स्नैपचैट होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, ठीक है। अब उसने सेंटर ने क्या किया, आइडिया दिया, आइडिया को क्या किया, एनकोड किया, उसको वर्ड्स के फॉर्म में फ्रेम किया। फ्रेम करने के बाद अब उस मैसेज को, ठीक है, कौन से मीडियम से भेजना है, वो मीडियम को डिसाइड किया। अब वो मीडियम से भेज के वो किसको मिला, रिसीवर को मिला। किसको मिला, रिसीवर को मिला। रिसीवर कौन होता है, जिसको मैसेज हम भेजते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर एक आइडिया कि कल पीसी का एग्जाम है, जिसके वजह से मैंने एक इनिशिएटिव लिया ये लेक्चर बनाने का। तो मेरे अंदर जो भी टैलेंट था, मेरे अंदर जो भी कंसेप्ट है, उसको मैंने क्या किया, वर्ड के फॉर्म में यहाँ पे फ्रेम कर लिया। अब फ्रेम करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब उसको भेज रहा हूँ। किसको, एक मीडियम मैंने चूज किया। कौन सा मीडियम, मैंने यूट्यूब का मीडियम चूज किया, ठीक है। अब वीडियो आपको मिल गई, आप क्या हो गए, अब सुन रहे हो, आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। क्या हो गया, आप रिसीवर हो गए। अब जो भी चीजें मैं पढ़ाया है, ठीक है, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है, जो भी नोट्स मैंने दिया, अब आप उसको डिकोड करोगे। डिकोड करोगे मतलब क्या होता है, आप उसको क्या समझोगे, सही मायने में क्या करोगे, उन कंसेप्ट को, उन चीजों को आप समझोगे। समझ के, समझने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोड करना बोलते हैं। क्या करते हैं, डिकोड करना। अब डिकोड करके फिर आप क्या करेंगे, आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप एक फीडबैक दोगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमें लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है। अगर आपको खराब लगा या फिर कोई चीज नहीं लगी अच्छी, तो आप क्या करोगे, मैसेज में कमेंट में टाइप करोगे कि मुझे ये चीज समझी नहीं। अब वो फीडबैक टाइप होगा, फिर वापस से वो क्या होगा, आपके दिमाग में वो फीडबैक आया कि ये लेक्चर अच्छा है, ठीक है। तो आप उस लेक्चर अच्छा है, आपका जो फीडबैक है आप उसको एनकोड करोगे। कौन से फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में। फिर वो वापस किसको जाएगा, सेंटर के पास, यानी वो फिर किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, और मैं उस चीज तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसेस क्या है यहाँ पे चलता रहता है। समझ में आ गया। या फिर चार्ट जो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो यहाँ पे सेंडर, फिर यहाँ पे इसको एनकोड लिख सकते हो ऐसे, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना के मीडियम लिख दो, ठीक है। आप मीडियम लिख दो। मीडियम बनाने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिसीवर लिख दो, ठीक है। रिसीवर को फिर रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद इसका फीडबैक यहाँ पे लिख दो, फिर इसके बाद इस वापस से एनकोड लिख दो, और फिर ये क्या आ जाएगा, सेंडर। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये ज्यादा क्लियर होगा। इतना क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट चलो अब आगे बात करते हैं। अब आता है बेसिक नीड्स फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए किन किन चीजों की, किस किस चीजों की जरूरत होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे। सबसे पहली चीज क्या आता है, कॉमन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंडर है और जो रिसीवर होते हैं, दोनों ही क्या होने चाहिए, एक सेम सेटिंग, मतलब एक सेम बैकग्राउंड में होनी चाहिए और एक सेम सिचुएशन में होनी चाहिए, तभी जो मैसेज है वो प्रॉपर्ली डिलीवर हो पाएगा, वरना डिलीवर हो नहीं पाएगा। यहाँ पे कॉपरेशन होना चाहिए। जो सेंडर जो मैसेज भेजते हैं और जो रिसीवर जिसको मैसेज मिलता है, दोनों के बीच में कॉपरेट होना चाहिए। जो सेंडर इतना कॉपरेट करना चाहिए कि वो मैसेज प्रॉपर्ली क्या भेज पाए, और रिसीवर इतना कॉपरेट करना चाहिए कि वो जो भी मैसेज है उसको प्रॉपर्ली सुन और या फिर समझ पाए। समझ में आ गया। तीसरा क्या, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल। सही बात है। अब यहाँ पे मैसेज से भेजना बहुत बड़ी बात नहीं होता, मैसेज को एक सही जरिए से भेजना बहुत बड़ी बात है। अब मैं कौन सा मीडियम चूज करूंगा, कि मुझे ईमेल भेजना चाहिए, कि मुझे व्हाट्सएप भेजना चाहिए, मुझे स्नैपचैट भेजना चाहिए, कौन सा जरिया। अब ये डिसाइड किस पे, कौन से बेसिस पे होता है, रिसीवर के बेसिस पे होता है कि रिसीवर किस पे अवेलेबल है। क्या रिसीवर ईमेल पे अवेलेबल है, क्या रिसीवर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, क्या रिसीवर स्नैपचैट पे अवेलेबल है, कि रिसीवर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। मुझे वो देखना पड़ेगा। पता चल रहा है बंदा इंस्टाग्राम पे ही नहीं और मैं मीडियम चूज कर रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम पे भेजना, तो वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट चौथा क्या आता है, करेक्ट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। सही बात है, ये सबसे पहली चीज है। अब जो सेंडर होता है, सेंडर को जो आइडिया होता है, अब सेंडर की जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो भी आइडिया, उसके जो भी थॉट्स है, उसकी जो भी फीलिंग्स है, उसको प्रॉपर्ली वो सेंटेंस के फॉर्म में या फिर वर्ड्स के फॉर्म में क्या फ्रेम करे, क्या करे, उसको वर्ड्स के फॉर्म में क्या फ्रेम करो, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनकोडिंग क्या कहते हैं। फिर वो मैसेज किया जाता है मीडियम एक जरिए के थ्रू,
मीडियम के थ्रू किसको मिलता है, रिसीवर को मिलता है। अब रिसीवर की जवाबदारी बनती है कि जो भी मैसेज वहां पे आया उसको प्रॉपर्ली डिकोड करे। डिकोड करना मतलब क्या होता है, उसको प्रॉपर्ली समझे, उसको इवैल्यूएट करे और कोई भी चीज गलत ना समझे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से उसको चीजें क्या यहाँ पे लेके चलनी होती है। फिर आता है रिसीट ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज एंड फीडबैक। ठीक है, रिसीवर क्या देता है, रिसीवर बैक रिप्लाई और रिएक्शन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो सेंडर नोज इट वर्क। अब यहाँ पे रिसीवर क्या करता है, अब रिसीवर की जवाबदारी बनती है कि उसने मैसेज डिकोड कर लिया, समझ लिया, अब समझ लिया उसको क्या लगता है, उसके क्या सजेशन है या फिर उसका क्या रिप्लाई, उसको रिप्लाई को उसको देना चाहिए ताकि सेंडर को पता चल सके कि वो जो चीज बताना चाहता था वो प्रॉपर्ली फ्रेम हुई है कि नहीं हुई, या फिर कुछ अलग ही क्या डिलीवर हो चुका है, इस चीज के बारे में उसको पता चल सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आप ऑर्गेनाइजेशनल और कम्युनिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में हम दो तरह के कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, साथ ही साथ कुछ डायरेक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे सर, एक कंपनी में इन अ कंपनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, सो दे नीड टू टॉक अ लॉट इनसाइड द कंपनी और एंड आउटसाइड। यहाँ पे क्या बोला, एक कंपनी में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हैं क्या, एक कॉमन गोल के लिए, ताकि वो जो गोल है उनका, उस गोल को क्या कर सके, वो प्रॉपर्ली अचीव कर सके। ठीक है, अब इस कंपनी, ये जो चीज होती है जो कम्युनिकेशन होता है, या तो कंपनी के अंदर हो सकता है या फिर कंपनी के बाहर हो सकता है। सही बात है, इसलिए बात करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर आपको आपके बॉस से बात करना है या फिर आपको बैंक से बात करना है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं कंपनी में ताकि हमारे गोल्स क्या अचीव हो सके। अब यहाँ पे दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी एम्प्लॉय से या फिर किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को मैं क्या कहता हूँ, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलता हूँ। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक बैंक है, उस बैंक से मेरे कंपनी के बैंक अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो बैंक का मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है नहीं, वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरी इंस्टीट्यूट है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। फिर उसके बाद मेरा एक ये क्या बोलते हैं, मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, अब मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ मेरे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब ये मैं क्या, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है नहीं, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का बंदा है, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको पहले भी एग्जाम में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब जो कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो दोनों ही हो सकता है, या तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा या तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियली किया जाता है और रूल्स फॉलो करते हैं, यानी लेटर्स के थ्रू किया जाता है या फिर मीटिंग बुला के किया जाता है, फिर रिपोर्ट सबमिट करके किया जाता है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी जो कम्युनिकेशन हो कैजुअल हो, उसमें कोई भी रूल्स नहीं होते, यानी जैसे ऑफिस में बैठ के चिट चैट करना, गॉसिप्स करना, एक दोस्ती एक याराना अंदाज में बात करना, ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो नेटवर्क्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बोल रहे हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा कभी, या फिर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान में रखना। अब जो कम्युनिकेशन होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, पहला क्या होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा क्या होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ऐसे होता है। अब क्या होता है समझो आपने, देखो एक जो मैनेजमेंट होता है, एक जो कंपनी होती है, उस कंपनी में 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल पे एम्प्लॉइज क्या काम करते हैं। पहला होता है अपर लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका लोअर लेवल। समझ में आ गया? अब अपर लेवल में कौन होते हैं, कंपनी के एमडीज होते हैं, सीईओज होते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल में कौन होता है, आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, आपके मैनेजमेंट के एचआर वगैरह रहते हैं। लोअर लेवल में क्या होते हैं, आपके जो लेबर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं। समझ में आ गया? अब फॉर एग्जाम्पल आपके जो लोअर लेवल पे जो लेबर्स काम कर, अब लेबर्स को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किसको जाके बताएंगे, ये मिडिल अपने मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर जाके किसको बताएगा, सीईओ और या फिर जो एमडी रहेंगे उनको बताएंगे। अब यहाँ पे बताओ ये जो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये क्या है, ये सबसे छोटे यानी ये सबसे जूनियर है, जूनियर से सीनियर लेवल पे जा रही है, हाँ या ना, मतलब एक छोटी पोस्ट के पर्सन से क्या एक बड़े पोस्ट के पर्सन पे जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है, मैसेज स्टार्ट कहाँ से, लोअर लेवल से, लोअर लेवल से कहाँ जा रहा है, अपर लेवल पे, मतलब मैसेज स्टार्ट हुआ है जूनियर से और जूनियर से कहाँ जा रहा है, सीनियर लेवल पे जा रहा है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग आपका क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी बात है,
ठीक है। अब क्या किया, जूनियर्स ने लेबर से बताया उनके ये प्रॉब्लम है सैलरी को लेकर, फिर ये सीनियर को पता चली। अब सीनियर ने क्या बनाया, कुछ पॉलिसीज बनाई, तो पॉलिसीज बनाई तो ये जो अपर लेवल वाले किसको बताएंगे, मिडिल लेवल वाले को, मिडिल लेवल वाले किसको बताएंगे, लोअर लेवल वाले को। समझ में आ गया। अब जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, सही बात है, यानी ये सीनियर लेवल से जूनियर लेवल पे आ रही है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जहां पे बॉस से वर्कर को क्या इन्फॉर्मेशन, यानी सीनियर से वर्कर को इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। देखो पहले इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर गई यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन, और फिर क्या हुआ, ऊपर से नीचे आई, ठीक है, इसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। होप्स आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, समझा। और इस पे केस स्टडी भी आती है, इसको एक केस स्टडी भी आपको पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखो, इसी कंसेप्ट इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने मिडिल लेवल पे बात किया, लेबर लेवल पे बात किया। अब देखो ये मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कंपनी में एक ही लेबर होगा क्या, नहीं, अब बहुत सारे लेबर्स होंगे जो सेम पोजीशन पे काम करेंगे, मतलब लोअर लेवल पे काम करेंगे, सही बात है, जो सेम पोजीशन है। अब इन लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन होगा कि काम को कैसे खत्म करना है, कब खत्म करना है, कितना खत्म करना है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, सेम लेवल वाले पर्सन पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ये सेम लेवल वाले पर्सन है, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन जा रही है, ना कि ऊपर जा रही है। तो इसको ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को पीयर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, जहां पे बिटवीन ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, जो सेम लेवल वाले पीपल्स होते हैं, या फिर सेम लेवल वाले जो क्लासमेट्स होते हैं, उनके बीच में जो चीजें डिस्कस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप कॉलेज में जब अपने टीचर से बात करो, तो आप जूनियर हो, आपके टीचर सीनियर है, तो जूनियर से टीचर की तरफ जा रहे हो, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आपके टीचर ने आया बोला कि कल टेस्ट है, तो यहाँ पे आपकी जो टीचर है वो जूनियर को क्या, मतलब आप लोग को दे रही है, मतलब टीचर आपकी बॉस हो गई, आपके होंगे असिस्टेंट हो गए या फिर जूनियर्स हो गए, तो यहाँ पे अपवर्ड, ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन, इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर आप जो जितने भी क्लासमेट्स हैं, आप सब एक सेम लेवल पे हो, आप अपने बीच में कम्युनिकेशन करो, यार इतना चैप्टर ये ऐसे कैसे हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप रीड कर सके, डिस्टिंग्विश मैंने दिया हुआ है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो क्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस क्या आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज है बिल्ड टीम स्पिरिट। अब जब सेम लेवल वाले जो लोग हैं, अगर वो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, तो इनके बीच में जो ट्रस्ट है और जो फीलिंग है यूनिटी की, वो बढ़ती है। फ्री शेयरिंग, यहाँ पे जो सेम रैंक के जो लोग होते हैं, सेम लेवल के लोग हैं, वो अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स वो फ्रीली क्या शेयर कर पाते हैं। तीसरी चीज क्या है, सेव टाइम्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड्स कैन क्विकली मीट, डिस्कस प्रॉब्लम, फाइंड सॉल्यूशन फास्टर देन दी गोइंग अप टू द बॉस। सही बात है। अगर हम सेम लेवल वाले पर्सन है, जो सेम लेवल पे काम करते हैं, अगर उनमें से कोई एक सीनियर है, तो वो सीनियर क्या कर सकता है, सबसे बहुत ही कम टाइम में क्या कम्युनिकेट कर सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। वहीं अगर बॉस तक जाएंगे तो टाइम लगेगा और चीजें सॉल्व भी नहीं हो पाएंगी। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पहला क्या आता है, कंपटीशन एंड जेलेसी, ठीक है। सेम रैंक के जो लोग होते हैं, सेम रैंक के जो लोग होते हैं, वो हमेशा कंपीट करते रहते हैं कि मैं इससे आगे चले जाओ, मैं इससे आगे बढ़ जाओ। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, समझ में आ गया, उनका रिलेशन खराब हो जाता है। क्लैश विद द बॉसेस। अगर जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा और इनके बीच में यूनिटी आ गई, तो यूनिटी करके ये क्या करेंगे, ये सब मिलके किसको परेशान करेंगे, इनका जो सीनियर, इनका जो बॉस होगा, उनको क्या करेंगे, उनको परेशान क्या करेंगे। और ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है कि जहाँ पे जो बॉस है वो इंस्ट्रक्शंस देता है और जो लेबर्स होते हैं वो एक परमिशन मांगते हैं, तो ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन ये क्या रिड्यूस हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर है, पक्का होप्स आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज आस्क्ड प्रीवियसली इन योर एग्जामिनेशंस, इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड, ठीक है। ग्रेपवाइन क्या होता है, ग्रेपवाइन सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है कंपनी में, जैसे गॉसिप्स होते हैं या फिर कंपनी में जो र्यूमर्स चलते हैं, ठीक है, जो क्विकली एम्प्लॉयज के बीच में क्या फैलते हैं, ठीक है। और ये चीजें होती कहाँ पे, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है मेनली जो होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे जो सेम लेवल के जो लोग हैं वो जो आपस में बात करते हैं, वो एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मेजरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अभी जो कम्युनिकेशन ये होता है अनऑफिशियल होता है और ये स्पॉन्टेनियस, मतलब ये नेचुरली होता है, ये कोई फ्रेम्ड नहीं होता है, ठीक है। जो मैसेजेस फास्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल, उसमें से कई ज्यादा जो मैसेज होते हैं वो आधे झूठे होते हैं और आधे सच्चे होते हैं,
ठीक है। अब ये जो मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, इसमें हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते कि किसने क्या बात कही है और किसने क्या बात नहीं, क्योंकि इसका कोई भी रूल होता, इसका कोई भी प्रूफ होता नहीं है। और ये क्या कर सकता है, ये हार्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन, गलत मैसेज क्या कर रहा है, लोगों के बीच में इंटरप्रेट कर सकता है। समझ में आ गया? एडवांटेजेस क्या है, ये जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो लोग होते हैं जो सेम लेवल पे काम करते हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप, क्लोजनेस ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जब काम होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है, और जो मैसेज होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड भी होता है। ठीक है, इससे क्या लोग टीम स्पिरिट बढ़ती है। ठीक है, लोग यूनाइटेड फील करते हैं, तो लोग एक जैसा फील करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हिडन फीडबैक होता है एम्प्लॉइज को, ठीक है, वो अपनी चीजें क्या इजिली क्या मैनेजमेंट से क्या रख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, आप जो मैसेजेस होता है, आपने देखा कि एक इंसान से मैसेज दूसरे इंसान पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है, तो हमेशा मैसेज क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मैसेज कई बार क्या हो सकता है, आपके गलत भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, आपके कई बार गलत भी हो सकते हैं। फिर क्या आता है, नो ट्रस्ट। क्या होता है, नो ट्रस्ट। और जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मैसेज में अपना ही ट्विस्ट ऐड कर देते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट चीज हटा देते हैं, तो इससे मैसेज की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो खराब हो जाती है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मैसेज कोई ओन नहीं करता है। ठीक है, ये मैसेज किसी से बिलोंग नहीं करता। अगर ये मैसेज आता है या फिर गलत भी होता है तो हम इसको किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये बहुत ही बर्बाद होता है, मतलब वेस्टफुल होता है। ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मैं सीधी सीधी बात आपको कहूं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। दो बेटा देखो, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम सामने वाले को कोई मैसेज देना चाहते हैं या फिर कोई चीज बताना चाहते हैं, और वो चीज बताने के लिए हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेटर्स का यूज करें, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। देखो यही बोला, जब कभी भी कम्युनिकेट करते टाइम हम वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब सीधी सीधी बात है, जब कभी भी हम कम्युनिकेट करने के लिए कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे जेस्चर का, हमारे बॉडी का, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन सेम चीज है, ये बोली जा सकती है या फिर लिखी जा सकती है। ठीक है, ये फेस टू फेस होता है, कॉल्स पे होती है, मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स, ये सारी चीजें क्या होती है वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, इसमें फीडबैक जो रिप्लाई होता है वो तुरंत मिलता है। साथ ही साथ पर्सनल वन टू वन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये किसके लिए फ्रूटफुल है, ये अच्छी क्विक डिसीजन के लिए क्विकफुल है, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, और इलिटरेट पीपल्स को बताने के लिए भी ये कम्युनिकेशन बहुत सही है। ठीक है, इसका कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, आराम से मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कि इसको लंबे टाइम तक क्या याद करके रखा जा सके। और ये जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज है अगर बोली जा रही है तो ये क्या हो सकती है, लीक भी हो सकती है। अगर वही जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो रिटर्न यानी लेटर्स के फॉर्म में, ईमेल्स के फॉर्म में, ठीक है, नोटिस के फॉर्म में किया जाए तो सबसे पहले चीज ईमेल वगैरह है तो इसका परमानेंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये क्या अच्छा होता है, ऑफिशियल्स के लिए डिटेल्ड होता है और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से दी रहती है। ठीक है, ये स्लो होता है, इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए रहता है, कॉस्टली टाइम टेकिंग नहीं होता, और ये इतना पर्सनल भी होता नहीं है। समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, फिर आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, सीधी सीधी बात है, जब कभी भी कम्युनिकेट करते टाइम हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेजेस का, फेशियल एक्सप्रेशन का और सेंसरी सिग्नल्स का यूज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना। ठीक है, अब जब पहले जो वर्ड्स क्या हुए थे, वर्ड्स बने नहीं थे, वर्ड्स क्या होते, फ्रेम नहीं हुए थे, वर्ड्स ये चीजें बनी नहीं थी, तो लोग पहले कम्युनिकेट कैसे करते थे, ड्राइंग्स बना के, सिग्नल्स दे के, इशारे करके क्या कम्युनिकेट किया करते थे, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या किया करते थे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरबियन रूल है, ठीक है, 73855 रूल, ये क्या बताता है कि जब कभी भी आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन क्या किया जाता है तो उसमें से सिर्फ 7% ही मीनिंग क्या वर्ड से क्या समझता है रिसीवर को। ठीक है, 38% जो चीज है वो समझती है किसकी वजह से, वॉइस टोन की वजह से समझते हैं, इसको हम लोग पैरा लैंग्वेज बोलते हैं कि आप किस तरीके से कह रहे हैं। और 55% जो चीजें समझती है वो आपका बॉडी पोस्चर, फेस एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर से क्या सामने वाले को समझता है कि ये बंदा कहना क्या चाहता है और किस वे में यहाँ पे क्या कह रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो नॉन वर्बल जो क्यूज है वो आपके 5 सेंसेस क्या क्या भेजे जाते हैं। जब कभी भी जो कम्युनिकेशन, पहला आता है विजुअल,
जब कभी भी कम्युनिकेशन आई से या फिर अपीयरेंस से किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल बोलते हैं। जब कभी भी आपका जो भी कम्युनिकेशन अगर वो साउंड के थ्रू किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी। जब कभी भी जो कम्युनिकेशन है वो एक टच से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हाथ मिला है और एक इंसान ने आपका हाथ बहुत गंदे तरीके से जकड़ लिया तो वो क्या करना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। तो ये क्या होता है, आपका टेक्टाइल होता है। ओल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आप समझते हो सामने वाले उसकी स्मेल की कि इंसान कैसा। अगर उसकी स्मेल बहुत अच्छी, आप समझते हो यार भाई बहुत स्टैंडर्ड वाला बंदा है। अगर थोड़ी सी स्मेल खराब आती है तो आप क्या समझते हो कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खराब बोलते हैं। फिर क्या आता है आपका गस्टेटरी। गस्टेटरी क्या होता है, जब कभी भी आप कम्युनिकेट करते हैं कि इंसान से उसके टेस्ट के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गस्टेटरी बोलते हैं। ये मेनली यूज कहाँ पे किया जाता है, आपके जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे क्या यूज किया जाता है। समझ में आ गया, इतना चीज क्लियर है, ठीक है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भेजा कंसिडर किसके किया जाता है, सबसे पहली चीज बॉडी, आपका पॉस्चर, मूवमेंट और जेस्चर के थ्रू सामने वाला कम्युनिकेट करता है, आपको समझता है। फिर वॉइस, आपकी टोन क्या है, पिच क्या, आप कैसे बोलते हो, स्पीडिंग आपकी क्या है, उससे कम्युनिकेट करता है। स्पेस, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो दो इंसानों के बीच में हमने स्पेस कितना रखा है, आप कॉन्फिडेंस कैसा, आप खड़े किस तरीके से, इस पे भी चीजें क्या डिपेंड करती है। तो ये चीज आपको रीड कर लेनी है, ठीक है। अब आता है बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, देखो जब कभी भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करते टाइम ऐसी कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन को पूरा नहीं होने देती है, या फिर कम्युनिकेशन में रुकावट बनती है, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होने नहीं देती है, इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं। देखो यही चीज बोली है, barriers to communication are the obstacles or the problems that stop the message from being understood clearly between the sender and the receiver। समझ में आ गया, ये क्या होता है, ये सीधी सीधी एक ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या करती है, कम्युनिकेशन को प्रॉपर होने नहीं देती है, या फिर कम्युनिकेशन को प्रॉपर अकर नहीं होने देती, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको हम लोग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं। दूसरा क्या आता है, पहला क्या आता है, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब क्या होता है, एक ऐसी अड़चन, एक ऐसा बैरियर जो क्या होता है, जो अकर होता है, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहां पर हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कर नहीं पाते, या फिर जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं वो भेज नहीं पाते। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो टूल या फिर जो डिवाइस हम यूज करें वो डिवाइस खराब है, या फिर उस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बैरियर क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर क्या था, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब क्या होता है, जैसे आप और मैं कम्युनिकेट करें, ठीक है, आप कम्युनिकेट करते करते क्या हो रहा है, आजू बाजू से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है और जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे हो। अब ये क्या हुआ, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से, एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से जब कभी भी कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली ना हो पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर। अब और मैकेनिकल बैरियर का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं माइक बंद रह गया या फिर माइक खराब हो गया, तो यहाँ पे मेरा डिवाइस खराब हो गया और डिवाइस खराब होने की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये मैकेनिकल बैरियर। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आते हैं, सिमेंटिक बैरियर या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा बैरियर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आई स्पीक मराठी एंड यू स्पीक चाइनीज, ठीक है, मैं मराठी बोलतो आणि तुम्हाला काय तुम्ही काय बोलतो, तुम्ही चाइनीज बोलतो, ठीक है। अब मैं मराठी बोलता आपको समझ में नहीं आएगा, आप चाइनीज बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हम दोनों ही प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम दोनों की जो लैंग्वेज है, हम दोनों की जो भाषा है, वो दोनों की जो लैंग्वेज और जो भाषा है दोनों ही अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है, आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, आपको कुछ अच्छी चीज बता रहा हूं, लेकिन जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप चीज समझ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मेंटली फिट नहीं हो, आप डिप्रेशन में, जो भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। तो इस तरह की बैरियर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या बोलेंगे। फिर क्या आता है, सोशियो कल्चरल बैरियर होता है। सोशियो कल्चरल बैरियर मतलब क्या होता है, देखो ये सीधी सीधी बात है, ये एक ऐसा बैरियर है जो कि अराइज क्यों होता है, सोसाइटी के डिफरेंस में होने की वजह से, कल्चर या फिर बैकग्राउंड जो होता है वो अलग अलग होता है, इस वजह से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे जो अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं वो सोचते अलग है, बिहेव अलग करते हैं और कम्युनिकेट भी अलग तरीके से क्या करते हैं, उनकी जो वैल्यूज और जो इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिकेशन वो भी अलग अलग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है, कुछ कम्युनिटीज होती है जिनमें लड़कियों को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है, और कुछ कम्युनिटीज होती है जिनमें लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाते हैं। अब ये दो अलग अलग कम्युनिटी है, दोनों ही क्या करनी है। अब यहाँ पे जो एक ऐसी कम्युनिटी जो लड़कियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है वो समझाने की कोशिश किया, लेकिन सामने वाला बंदा समझ रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कम्युनिटी से आ रहा है
कि जहां पे लड़कियों को मान सम्मान इतना नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ घर में बैठा कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें समझ नहीं पा रहा है, तो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजन क्या है? उसका जो ट्रेडिशन है, उसका जो कल्चर, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के हम लोग बोलेंगे सोशल कल्चरल बैरियर्स, क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी पहले मॉड्यूल की, और मैं आपको बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन का एक केस स्टडी आता है, पिछले 2 पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन का, उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेना। अगर आपने चीजें अच्छे से कवर कर ली, फॉर श्योर आप एग्जामिनेशन में इसको बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक बैरियर आपको समझा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है। इस मॉड्यूल पे जितने भी है, चाहे आपका पोस्टुलेट्स हो गया, ठीक है, फिर अपवर्ड आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ग्रेपवाइन पे आपका एक शॉर्ट नोट्स हमें पूछ लिया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन की जो मेथड्स है, ओरल और रिटर्न, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है। तो ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस, थियरी और जो ये होता है, क्या बोलते हैं, आपके केस स्टडी होता है, ये पूछा जाता है। तो इसको आराम से बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेना, और ये मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ध्यान से। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ दोस्तों। चलो, डेवलपिंग बेसिक लिसनिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है। अभी सेकंड मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि लिसनिंग होती क्या है, साथ ही साथ किस तरह की लिसनिंग होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी बन जाता है कि लिसनिंग होती क्या है। जब कभी ये बात मैं लिसनिंग की करता हूँ, तो बट ऑब्वियसली बात आप कहोगे कि सर सुनना मतलब लिसनिंग होता है, और अब बिल्कुल सही भी है। या फिर और थोड़ा सा डिटेल में जाए, जब कभी भी कोई भी साउंड वेव से हम क्या करते हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, ठीक है, हमारे सुनने की जो सेंस है, ठीक है, उससे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम लिसनिंग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो देखो, लिसनिंग हम कई प्रकार की करते हैं। कई बार सामने वाला पर्सन बोल रहा है, हम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है तो उसको हम सुनते ही नहीं, हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, तो उसको समझने की कभी भी कोशिश करते नहीं है। और उसी में से एक टाइप की चीज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो होता है आपका एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल भाषा में कहूंगा कि जब कभी भी जो सामने वाला जो स्पीकिंग पर्सन है या फिर जो स्पोक पर्सन है, वो जो भी कुछ कह रहा है, ठीक है, वो जो भी कुछ कह रहा है, उसे हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या कहते हैं। देखो, यही बोला है, एक्टिव लिसनिंग मींस लिसनिंग वेरी केयरफुल टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, रिप्लाई प्रॉपर्ली एंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। सही बात है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम किसी भी जो स्पीकिंग पर्सन होता है, वो जो भी कुछ कह रहा है, उस चीज को हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करें, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या कहते हैं। और ये समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको जो भी कुछ कह रहा है, उसको हम क्या प्रॉपर्ली रिप्लाई कर सके, और जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करें, याद करके क्या रख सकें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिसनिंग दिए। सबसे पहली चीज आता है लिसनिंग फॉर डिटेल्स। लिसनिंग फॉर डिटेल्स मतलब क्या होता है? जहां पर हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ध्यान से हर एक चीज को क्या सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम हर एक जो छोटी छोटी जो चीजें होती है, जो बारीक बारीक जो चीजें होती है, जो स्पीकिंग पर्सन हमें बता रहा है, उन सभी चीजों को हम समझना चाहते हैं, ठीक है, हम समझना चाहते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और उस चीज को हम बहुत ही ध्यान से अपनी मेमोरी में क्या सेव करके रखना चाहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर डिटेल्स। समझ में आ गया? देखो, यही बोला है, वी लिसन टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड आल्सो द डिटेल। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। क्यों आप ध्यान से मुझे क्यों सुन रहे हो? आप ध्यान से मुझे इसलिए सुन रहे हो ताकि आप जो भी चीजें मैं यहाँ पे कह रहा हूं, उससे आप समझ सको, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको समझ सको, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी चीजें उसको समझ सको और उसको ध्यान में रख सको, ताकि जब आपका एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप उसको आराम से लिख सको। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर डिटेल्स क्या बोलते हैं। फिर आता है लिसनिंग फॉर जिस्ट। लिसनिंग फॉर जिस्ट मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं, जहां पे हम छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ जो मेन आइडिया है कि मतलब क्या क्या डिस्कस किया गया था, किन किन मुद्दों पे डिस्कस किया गया था, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर जिस्ट क्या कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके स्कूल, आपके कॉलेज में एक मीटिंग हुई थी कल्चरल इवेंट से रिलेटेड, ठीक है, आप प्रेजेंट नहीं थे वहां पे, तो आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो जाता है, वो सारी चीजें सुनता है, और आप उससे पूछते हो कि भाई बता क्या क्या चीजें क्या डिस्कस की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका जो दोस्त है वो आपको सारी चीजें बताएगा, लेकिन आप उसकी हर एक चीज पे ध्यान देते हो नहीं। जो मेन मुद्दा डिस्कस किया था कि हमें क्या पहन के आना है, किस तरह के इवेंट होंगे, कौन सी तारीख को इवेंट होने वाला है, ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हो, हर एक जो मेन पॉइंट है सिर्फ उस पर ही ध्यान दे रहे हो, हर एक बारीक चीजों पे ध्यान दे रहे हो क्या, नहीं, हर एक बारीक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर जिस्ट। जब कभी भी हम किस चीजों को सुन रहे हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि जो मेन आइडिया क्या है इसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर जिस्ट। और जब कभी भी हम किसी भी चीज को सुनते हैं ताकि हम मेन आइडिया और जो छोटी छोटी डिटेल्स है उन दोनों को ही समझ सके, तो उसको हम लोग लिसनिंग फॉर डिटेल्स क्या कहते हैं। अब आता है लिसनिंग फॉर इन्फरेंस। लिसनिंग फॉर इन्फरेंस मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं कि जो सामने वाला जो मैसेज देना चाहता है, जो सामने वाली जो चीजें बताना चाहता है उसको हम समझ सके, ठीक है, उसको हम समझ सके, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर इन्फरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फरेंस बोलते हैं। क्या बोला गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस अंडरस्टैंडिंग द रियल मैसेज, वी इन्फर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड फीलिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन हेल्प अस अंडरस्टैंड द बेटर। सही बात है। अब देखो एक इंसान होता है, अच्छा बोलता है, अच्छा, तो ये क्या होता है, ये बहुत पोलाइट दिखता है कि हाँ वो हामी भर रहा है, और एक दूसरा आता है, अच्छा, तो ये अच्छा क्या था, ये एक शॉकिंग वाला, ठीक है, एक कहीं ना कहीं डिसरिपोर्ट दिख रहा है, अच्छा ऐसा है, ठीक है, एक शॉकिंग वाला। तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, किससे समझ में आ रहा है, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे पोस्चर से, मेरा जो वॉइस टोन है उससे, ठीक है, इन सभी से आपको क्या कर रहा है, एक्चुअल में जो सामने वाला किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं ये समझ पा रहे हो। तो इसी तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर इन्फरेंस क्या बोलते हैं। और सही बात है, ये चीजें हम देखते भी है, एक वर्ड कहा जाता है, एक वर्ड को बहुत अलग अलग तरीके से कहा जाता है, अलग अलग वॉइस टोन से कहा जाता है, जिससे उसका मतलब भी क्या करता है, वैरी करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, अब लिसनिंग की भी अगर मैं बात करूं, कई सारे स्टेजेस होते हैं, कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज आता है द सेंसिंग या फिर सिलेक्शन स्टेज, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चीजें कह रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज आप YouTube पे स्क्रॉल करते हो, YouTube पे स्क्रॉल करते हैं, आप चेकआउट करते हैं, देयर आर वेरियस चैनल्स। अब वेरियस चैनल्स में आप क्या करते हो, सबसे पहली चीज किसी को भी कोई भी चीज समझने के लिए सबसे पहली चीज आप चूज करते हो कि मुझे सुनना किसको, क्या मुझे ये वाले चैनल को सुनना है, क्या मुझे वो वाले चैनल को सुनना है, क्या मुझे फलाना ठिकाना उस वाले चैनल को सुनना है, ठीक है। या फिर आप मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, आपकी टीचर आपको समझा रही है, वहीं आपके जो पार्टनर है वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आपको कुछ सुना रहे हैं, और वहीं पे आपके बगल वाले रूम में कुछ लोग हैं वो आपको यहाँ पे सुना है। अब आप क्या करते हो, सबसे पहली चीज आप डिसाइड करते हो कि आपको सुनना किसको, क्या आपकी टीचर को सुनना है, क्या आपके बाजू में जो आपका बैठा हुआ फ्रेंड है उसको सुनना है, या फिर बगल वाले रूम में जो आपके क्लासमेट्स बैठे हैं उनको आपको सुनना है। तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। तो यही पहला स्टेज होता है, क्या होता है, द सेंसिंग या फिर सिलेक्शन चीज, जहां पे जो एक लिसनर है वो चूज करता है कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज को या फिर कौन से इंपॉर्टेंट साउंड को मुझे क्या करना है, सुनना है बहुत सारे साउंड में से, ठीक है। फिर क्या आता है, इंटरप्रेटिंग स्टेज। अब इंटरप्रेटिंग स्टेज मतलब क्या, मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, मेरी क्लास टीचर है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरी टीचर, जो मेरी लेक्चरर जो कह रही है मुझे वो सुनना है, तो मेरा सिलेक्शन स्टेज क्या खत्म हो गया। अब दूसरा क्या आता है, इंटरप्रेटिंग स्टेज। अब इंटरप्रेटिंग स्टेज पे मैं क्या, अब वो टीचर मुझे कुछ पढ़ा रही है, ठीक है, चाहे हो सकता है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रही हो, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का अलॉयक से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ा रही है, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ा रही, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो वो वहां पे वो जो भी कुछ कह रही, वो जो भी चीजें समझा रही, उस चीज को मैं जब मैं क्या करूंगा, अब वो साउंड आ रही उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो कह रही क्या है। तो ये हमारा दूसरा स्टेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग स्टेज क्या बोलते हैं। कई बार ये भी चीज होती है, डिफिकल्टी भी थोड़ी सी आती है, जहां पे हम मीनिंग प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, लैंग्वेज प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, इमोशंस प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पाते। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इवैल्यूएटिंग स्टेज। क्या आता है, इवैल्यूएटिंग स्टेज। अब यहाँ पे देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे पूरे जितने भी साउंड है उसमें से मेरी जो टीचर जो पढ़ा रही है मुझे वो सुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी टीचर कह रही है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज मुझे समझ में आ गई। तो हमारा सिलेक्शन स्टेज और इंटरप्रेटिंग स्टेज यहाँ पे क्या खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेज आता है इवैल्यूएटिंग स्टेज, जहां पे मैं ये चीज डिसाइड करता हूँ कि सामने वाला जो बंदा कह रहा है, ठीक है, वो मैंने सुन लिया, सुनने के बाद वो जो भी चीजें कह रहा था वो मेरी मेमोरी में स्टोर भी हो गई। अब मैं इवैल्यूएट कहूंगा कि जो सामने वाला जो बंदा है, क्या वो सही कह रहा था या फिर गलत कह रहा था, क्या उसने सारी चीजें प्रॉपर्ली कही या फिर उसमें से कोई भी चीज गलत कही। इस चीज को हम लोग, जब ये चीज हम डिसाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएटिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवैल्यूएटिंग स्टेज। फिर चौथा क्या आता है, द रिस्पॉन्डिंग स्टेज। रिस्पॉन्डिंग स्टेज मतलब क्या होता है, मान लो आपकी टीचर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने का होता है, अब आपके अंदर क्या आता है, आप उसको सुनते हो, आपके अंदर कुछ डाउट्स आता है,
ठीक है। अब डाउट्स क्या आता है तो आप क्या करते हो, आप सीधा सीधा जाते हो टीचर से पूछते हो टीचर इसका मतलब क्या होता है। तो आप क्या कर रहे हो, वो जो भी मैसेज आया था, ठीक है, उसका आपने सुना, मतलब इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद आपने इवैल्यूएट किया कि इसका मतलब क्या होता है, क्या सही है क्या गलत। तो फिर आपके मन में डाउट उठा, और डाउट उठने के बाद आप क्या करो, उस मैसेज का रिस्पॉन्ड करो, रिप्लाई करो। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्डिंग स्टेज क्या कहते हैं। फिर आता है तो द मेमोरी स्टेज। द लिसनर रिमेंबर्स द इंफॉर्मेशन, इवन गुड लिसनर यूजुअली रिमेंबर्स ओनली 10 to 25% ऑफ व्हाट दे हियर। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, तो रिस्पॉन्ड करने के बाद जो सामने वाला जो स्पीकिंग पर्सन था उसने रिप्लाई किया होगा, फिर जो भी कन्वर्सेशन आपके बीच में हुई होगी वो सारी चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मेमोरी स्टेज क्या कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी, पक्का होप्स आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये चीज हमें समझना है सबसे पहले, ठीक है। इफेक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। ये हमें बहुत तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहली चीज, अगर फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग भाई बहन हैं, ठीक है, दोस्त है या फिर बहुत अच्छे दोस्त है, अगर आप एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हो और हर एक अपनी बात एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आपके बीच में जो आपका रिलेशनशिप है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। चाहे वो एक फादर सन का रिलेशन हो या फिर मदर सन का हो, मदर डॉटर का या फादर डॉटर का हो, तो उसको रिलेशन इंप्रूव करता है, ठीक है। जो क्लियर लिसनिंग है हमें ये समझने में हेल्प करता है कि सामने वाले की फीलिंग क्या है, सामने वाले के थॉट्स क्या है, सामने वाले की सोच क्या है, ये चीज को हमें समझने में क्या हेल्प क्या करता है। गुड लिसनिंग अवॉइड सेंडिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स और रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सही बात है, जब हम कभी भी क्या करते हैं, किसी भी बात को हम बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि हम कभी भी गलत इंफॉर्मेशन हम क्या पास नहीं करेंगे। मान लो अगर आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन सुनी, तो आप क्या करते हो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही क्या करते हो, दूसरों तक क्या पास ऑन करते हो। आपने वो सुना होगा ना कि जैसे जैसे बात कहती है, बात बढ़ती रहती है, आगे चलती रहती है, तो वो क्या होती है, वो गलत तरीके से क्या आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि बंदा जो होता है, पहला बंदा ही ने क्या किया है, आपका इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली सुना ही नहीं है, और वो धीरे धीरे आगे भी क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन क्या भेजता रहता है, ठीक है। और जब एक इंसान प्रॉपर्ली सुनता है, समझता है, तो वहां पे उसके जो गोल्स होते हैं वो गोल्स क्या होता है, पूरे क्लियरली क्या होते हैं, ठीक है। और अगर वो प्रॉपर्ली सुनता है तो जो भी इंफॉर्मेशन जो स्पीकिंग पर्सन कह रहा है उसे बार बार रिपीट करते नहीं है। अब यहाँ पे हम सुनते क्यों है, हम सुनते ही इसलिए ताकि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या फिर सामने वाले के कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो उसे हम लोग क्या कह सके, हम लोग ले सके। समझ में आ गया। अगर हम एक पुअर लिसनर है तो हमारे साथ क्या होगा, देखो रॉन्ग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शेयर होगी हमारे साथ, ठीक है। प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी, कभी भी जो लोग अपना एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली शेयर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हम क्या कर पाएंगे, हम कभी भी चीजों को समझ नहीं कर पाएंगे और सामने वाले को कभी भी कन्विंस कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग क्या है। सबसे बड़ी चीज, लिसनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। सही बात है, डेली लाइफ में कई सारे बातें होती, कई सारे मुद्दे होते हैं, और उन सारे मुद्दों को, उन सारी चीजों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्ली सुनते हैं, समझते हैं, तो ये हमें नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते अगर आपका ध्यान इधर उधर चले जाता है, ठीक है, उधर उधर चीजें चले जाता है, तो आप क्या प्रॉपर्ली नॉलेज गेन पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, इट इंप्रूव्स रिलेशनशिप एंड कॉपरेशन। सही बात है, अगर आप दो लोग जो चीजें कह रहे हैं, अगर आप दोनों ही एक दूसरे की चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका जो रिलेशनशिप है और जो कॉपरेशन है बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को कॉपरेट करते हो, ठीक है। अब साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपके दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो तो आप दोनों के जो फीलिंग्स है, दोनों के जो थॉट्स अगर सुनते हो, तो आपके बीच में जो लड़ाई है उनका भी आप छोड़ क्या सकते हो, ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में क्या आता है, सबसे पहली चीज आता है आपका इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं ताकि हम क्या कर सके, इंफॉर्मेशन सुन सके, समझ सके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग क्या कहते हैं। ये यूजुअली लेक्चर्स के दौरान, इंस्ट्रक्शंस के दौरान, वर्क प्लेस की जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान क्या किया जाता है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है कि ताकि हम नई चीजें सीख सके और अच्छे से क्या काम कर सके। फिर क्या आता है अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे, किसी भी साउंड को बहुत ही ध्यान से सुन रहे, ताकि उस चीज को हम समझ सके और समझ के उसको याद करके रख सके, तो उसी चीज को हम लोग अटेंटिव लिसनिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हो ताकि आप समझ सको और समझ के उस चीज को याद करके रख सको, तो उसको हम लोग अटेंटिव लिसनिंग क्या कहते हैं, ठीक है। ये यूजफुल कब होता है, जब इंफॉर्मेशन जो रहती है उसे उसका प्रैक्टिकल यूज होता है,
तो उस टाइम पे हम ये अटेंटिव लिसनिंग क्या कहते हैं। अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होता है? अप्रिशिएटिव लिसनिंग मतलब सीधी सीधी बात है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को सुन रहे हैं बस एक एंटरटेनमेंट की पर्पज से या फिर एक मजे के पर्पज से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या बोलते हैं। फिर आता है क्रिएटिव लिसनिंग। क्रिएटिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी, सॉरी क्रिटिकल लिसनिंग है, जब कभी भी हम क्या करें, किसी भी चीज को सुन रहे इसलिए ताकि हम उसको सुन के एनालाइज कर सके, इवैल्यूएट कर सके, फिर एक डिसीजन पे आ सके, तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग क्या कहते हैं। जैसे कोर्ट रूम्स में होता है, जो जज होते हैं वो दोनों वकीलों की दलीलें सुनते हैं, सुनने के बाद उसको समझते हैं, इवैल्यूएट करते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर जाके अपना क्या करते हैं, अपनी सुनवाई देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग क्या बोलते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी एक अच्छी खासी स्पीच चलती रहती है, अच्छी खासी चीजें चलती रहती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ही हो, एक यूट्यूब वीडियो है पूरी, ठीक है, टाइमलाइन दी हुई है, अब आप क्या करते हो, पूरी की पूरी वीडियो सुन रहे हो, नहीं, आपको जो भी टॉपिक आपको सुनना है वही टॉपिक आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, वहां उस टॉपिक पर डायरेक्टली जाके क्लिक करके आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, जहां पर आप पूरी की पूरी चीजें नहीं सुनते हो, आप उसमें से कुछ ही पार्ट्स क्या सुनते हो और बाकी की सारी चीजें आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग क्या कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मॉड्यूल मैंने कवर कर दिया और आज शाम हम क्या आने लाइव आने वाले, तो अगर ज्वाइन नहीं किया रहेगा तो ज्वाइन जरूर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो होप सो चीजें क्लियर हो गई, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, वीडियो में मतलब अगले टॉपिक में। चलो अगले टॉपिक में फटाफट पीटी लगाता हूँ, जो चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम जो जाने वाले हैं वो हमारे चौथे मॉड्यूल पे जाने वाले हैं, ठीक है, तो चलो कवर करते हैं। जो तीसरे मॉड्यूल वाली पार्ट है, आप लाइव सेशन में आ जाओ, जो भी चीजें रहेंगी, हम जो 5 बजे लाइव सेशन है, तो तीसरे मॉड्यूल की चीजें हम वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो में हम टोटल पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा मॉड्यूल हम पूरा के कवर करने वाले, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे चौथा मॉड्यूल है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ग्रामर वाला पार्ट आता है, क्या आता है आपका, प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक रूट वर्ड है, क्या है, इस रूट वर्ड को, अब इस रूट वर्ड के जो फॉर्म है, आपने पढ़ा होगा कि एक जो वर्ड होता है वो वर्ब फॉर्म में चेंज किया जाता है, नाउन फॉर्म उसका लिखा जाता है, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या लिया जाता है, उसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। ये सारी चीजें क्या की जाती है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैं एक्शन लिख दिया, ठीक है, फिर एक्टिव लिख दिया, ठीक है, मैं एक्टर लिख दिया, समझ में आ गया, फिर मैं क्या लिख देता हूँ, एक्टिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि ये एक वर्ड से, ये एक रूट वर्ड से मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग वर्ड बना रहा हूँ। अब आप देखोगे मैंने क्या किया, ये एक्ट सेम है, बस ये एक्ट के आगे मैंने क्या कर दिया, कुछ वर्ड्स लगा दिए, क्या कुछ वर्ड्स या फिर कुछ लेटर्स लगा दिया। जब कभी भी किसी भी वर्ड के आगे क्या लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है या फिर कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्शन हुआ, तो एक्शन के आगे हमने क्या लगा दिया, आयोन लगा दिया, क्या लगा दिया, आयोन। तो ये क्या हो गया, रूट वर्ड था, रूट वर्ड के बाद में हमने क्या लगाया, एक आपका वर्ड लगाया, तो ये क्या हो गया, हमारा सफिक्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, हमारा सफिक्स हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब वही अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लेता हूं, पॉसिबल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, पॉसिबल ले लेता हूं, ठीक है। अब ये पॉसिबल हमारा वर्ड है, अब इस वर्ड के पहले अगर मैं एक लेटर या फिर एक 5 लेटर वाला वर्ड अगर लगा दूं, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रीफिक्स हो जाता है। क्यों, देखो ये वर्ड के पहले लगा है, ठीक है, तो प्री मतलब वर्ड के पहले, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीफिक्स। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड या फिर लेटर लग रहा है तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। और प्रीफिक्स का एक रूल है कि कम से कम एक लेटर रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 5 लेटर वाला एक वर्ड रहेगा। समझ में आ गया। सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी आपके किसी भी वर्ड के बाद में क्या लग रहा है, अगर कोई वर्ड ऐड हो रहा है या फिर कोई लेटर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो होप सो प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो यही चीज प्रीफिक्स और सफिक्स होती है, आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है। फिर आते हैं कोलोकेशंस। कोलोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आज सच कुछ नहीं होता है। कोलोकेशंस मतलब क्या होता है, दो ऐसे वर्ड्स जो हमेशा से साथ में बोले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोकेशंस क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक अ ब्रेक, टेक अ बाथ, ठीक है, हैव अ डिनर। तो ये क्या है, हैव और डिनर, ये हमेशा साथ में बोला, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल वगैरह नहीं देखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है हैव अ बाथ, have a haircut, have a sympathy, have a problem, have a good time। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा से साथ में बोले जाते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसी हमें कोलोकेशंस क्या कहते हैं। समझ में आ गया, have a lunch, have a sympathy। तो इसमें आपको कैसे आ सकता है, या तो आपको मीनिंग बताने के लिए आ सकता है या तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ, यह पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कोलोकेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सब्जेक्ट और वर्ब। ये तो आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको चलो चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, देखो
जब कभी भी हमारा जो ये होता है सब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखो अब एक चीज ये भी आपको समझा दूं कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेम एक लड़का है, प्रेम क्या एक लड़का है, ठीक है। अब बात मैं किसकी कर रहा हूं, प्रेम की कर रहा हूं, ठीक है। तो जिसकी भी बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश टीचर हूं, तो बात किसकी हो रही है, मैं यानी कौन, ओमकार। तो ओमकार की बात हो रही है, तो ओमकार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वो एक इंग्लिश टीचर है, तो उसके बारे में बात क्या की गई कि और वो एक इंग्लिश टीचर है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, क्या होता है, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, जब कभी भी सब्जेक्ट जो होगा ही, शी, इट, या फिर किसी भी एक सिंगल पर्सन का नाम होगा, क्या होगा, सिंगल पर्सन का नाम होगा, तो वर्ब हमेशा जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे इज लग गया, ठीक है, और वर्ब जो रहेगा या फिर इज लगेगा या फिर जो वर्ब होगा वो एस के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ गया। जैसे ही होता है, तो जब मैंने ही लिखा तो ही के साथ ही वॉक नहीं होता है, क्या हो जाएगा, वो ही वॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वॉक्स। या फिर होगा तो ही और लगेगा तो इज, एमआर में से क्या लगेगा, इज लग जाएगा, या फिर पास्ट टेंस लगेगा तो वॉज लग जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और वहीं अगर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन होगा, अगर ये यू होगा, वी होगा, दे होगा, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे आर हो जाएगा। और यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अगर ही है, ही मतलब क्या होगा, हमारे जो सब्जेक्ट है सिंगल है, तो वर्ब के उससे फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में आएगा। लेकिन वही अगर हमारा जो प्रोनाउन है यानी जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। एक वो चीज सुनी होगी ना कि एक दोस्त सिंगल होता है तो एक दोस्त कपल होता है, मतलब एक की शादी हुई रहती है तो दूसरी की शादी नहीं हुई रहती है। तो यहाँ पे समझो, पहले वाले की शादी हुई नहीं है तो ये सिंगल है, ही मतलब एक, तो मतलब सिंगल है, तो वहां पे जो वर्ब होगा कौन से फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया, अगर डायरेक्टली वर्ब आ रहा है तो, ठीक है। और वहीं ये वाले में दे है, मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है। जब एक से ज्यादा है तो पहला दोस्त अगर एक से ज्यादा मतलब वो उसकी शादी हो चुकी है, तो दूसरे वाला दोस्त की भी शादी होगी, क्या नहीं, वो क्या आएगा, सिंगल रहेगा। क्लियर हो गया। या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब लग रहा होगा तो देखो, जब ही होगा मतलब ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन का नाम होगा तो इज आएगा या तो हैज आएगा। क्लियर हो गया। और वहीं जब ये एक से ज्यादा लोगों का नाम होगा तो या तो आर आएगा या तो वर आएगा या तो आपका क्या आएगा, हैव आएगा या तो आपका हैड आएगा। समझ में आई, इसमें भी आपका हैड आएगा। क्लियर हो गया। इतनी चीज आपको ध्यान रखिए, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके अलावा कुछ भी है नहीं। क्लियर हो गया। माई डॉग सिंगुलर, माई डॉग बाग, सेम रूल फॉलो होता है। क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा, यहां पे चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। क्या बोला था, न्यूज आर गुड, न्यूज गुड आर गुड, न्यूज आर गुड नहीं, न्यूज एक वर्ड है, ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं, न्यूज एक ही को बोला जाता है, तो न्यूज के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो न्यूज इज गुड। क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स 10 नहीं है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, तो वो एक ही है, तो इसके साथ आ रहेगा क्या, नहीं, इसके साथ इज आना चाहिए। $10 क्या बोला, एक यूनिट है, $10 एक यूनिट है, तो एक सिंगल यूनिट है ना, तो इसलिए इसके साथ क्या इज आएगा। क्लियर हो गया, पक्का। अब आर्टिकल्स पे आते हैं। अब आर्टिकल्स की मैं बात करूं, सीधा सीधा देखो यहां पे, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेना। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, आर्टिकल्स की बात करता हूं। अब आर्टिकल्स में अगर मैं बात करूं, 3 चीजें आती हैं, खुल जा सिम। हाँ, अब आर्टिकल्स में अगर मैं बात करूं तो 3 चीजें आती हैं। खुल जा भाई, खुल जा, 2 मिनट गाइस, क्या हो रहा है पता नहीं, नजर लग गई है, नजर इज रियल। देखो ए, 2 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा हाँ, यहां पे ध्यान दो, हमने अल्फाबेट्स पढ़े, ठीक है। अब अल्फाबेट्स में हमारे क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें 2 चीजें होती है। अब जो अल्फाबेट समझते हैं हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा वॉवल्स और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स मतलब क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवल्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी बाकी के लेटर्स बचे वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हमारे वॉवल्स होते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, पक्का। होप सबको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये जो ए है, एन है, ए और एन का मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है एक। क्या होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। जब कभी भी हम क्या करें, सेंटेंस में किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे एक एप्पल के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वहां पे या तो ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे। समझ में आ गया, द के बारे में बता रहा हूं। अब ये सर कैसे पता चलेगा कि कहां पे हमें ए यूज करना है और कहां पे हमें एन यूज करना है, तो यहां पे ध्यान दो, जब कभी भी आपका ये देखो, जब कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल डैश अ कैट, ठीक है, बोला गया कैट दिया हुआ है
और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। अब आपको देखना है ये जो कैट है, कैट, ये साउंड क्या, कैट क्या ए ई आई ओ यू का साउंड है क्या, ए ई आई ओ यू का नहीं, तो यहाँ पे ये ए ई आई यू का साउंड नहीं है, तो ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए। और वहीं अगर आपका जैसे मैं लिख दूं एप्पल, एप्पल और यहाँ पे डैश दिया और आपको बोला आर्टिकल लिखने के लिए, तो आप लिखोगे एप्पल। अब ए का साउंड है, सही बात है, तो जब कभी वॉवेल्स होंगे तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर डैश दिया और डैश के बाद जो वर्ड दिया अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मतलब ए बी सी डी, मतलब ए ई आई ओ छोड़ के अगर कोई लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कोई और साउंड है वॉवेल वाले साउंड को छोड़ के स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे ए लिखेंगे। अगर वो वॉवेल साउंड होगा तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल, एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे एप्पल दिया एप्पल ए, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन आ गया। इतना क्लियर हो गया। फिर द मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, समझ में आया, जैसे द सन, द मून, द बेस्ट। अब एक ही सन है, एक ही सन है, एक ही मून है, हम एक ही सन के बारे में बात करते हैं, हमेशा हम एक ही मून के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, तो पेन कोई भी चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्पेसिफिक पेन चाहिए रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट द पेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, मैं एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात करूँ, मुझे वही स्पेसिफिक पेन चाहिए। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पंचुएशन है, फटाफट मैं आपको बता दूं। देखो पंचुएशन है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, आपका फुल स्टॉप आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप कब लगता है, जब कभी भी एक सेंटेंस खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लास्ट में क्या फुल स्टॉप लगता है। जैसे आई एम हैप्पी, तो लास्ट में क्या लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कब लगते हैं, जब कभी भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं या फिर सेंटेंस में सवाल हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते, डन। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क कब होता है, जब कभी भी कोई सडन फीलिंग आती है, ठीक है, एक सडन इंप्रेशन आता है, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है। फिर कॉमा कब आता है, जब एक छोटा सा पॉज लिखना रहेगा, आई लाइक एप्पल्स, बनानास, ठीक है, एंड मैंगोज। यहां पे क्या हुआ, एप्पल बोला, फिर हमने आई एप्पल, आई लाइक एप्पल बनाना, ऐसे नहीं लिखता, एप्पल अपना पॉज आते हैं, आई लाइक एप्पल बनाना मैंगो एंड मैंगोज, ऐसे लिखते हैं। या फिर हम बोले आई लाइक एप्पल मैंगो, फिर भी एक पॉज। जब भी हम कोई भी चीज बोल रहे हैं और उसमें एक पॉज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके वहां पे हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। कोटेशन कब लगाते हैं, जब कभी भी हम किसी की कही हुई जो लाइन है एग्जैक्ट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं, तो वहां पे हम कोटेशन। जैसे उसने बोला आई लव यू, अब ये मैंने बोला नहीं, उसने बोला, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में उठा रहा हूं तो आप एक कॉमा लगे। जैसे उसने बोला, तो यहां पे देखो मैं बोल रहा हूं उसने बोला, शी टेल्स, या फिर शी सेड, पॉज है अपने आप, तो यहां पे कॉमा आ जाएगा, फिर डबल इन्वर्टेड आ जाएगा, आई लव यू, समझा। फिर एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी कब आता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज की ओनरशिप या फिर शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। देखो साराज बुक, तो यहाँ पे ओनरशिप दिखा रही है, बुक किसकी है, सारा की है, ठीक है। इट इज रेनिंग, क्या इट इज। अब यहाँ पे देखो, अब लिखने को हम लोग इसको इस तरीके से, इट इज, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं आई हटा दे रहा हूं, तो ये क्या इसलिए भी यूज किया जाता है, डन। फिर हाइफन कब यूज किया जाता है, जब कभी भी दो अलग अलग वर्ड से उनको ज्वाइन करना रहता तब। जैसे वेल नोन, वेल एक अलग वर्ड है, नोन अलग वर्ड है, तो उसको ज्वाइन करने से वेल नोन। मदर डैश इन डैश लॉ, तो ये क्या अलग अलग है, तो मदर इन लॉ, डन। इतनी चीजें क्लियर है, समझे। अब नेक्स्ट, फिर आता है हमारे यहाँ पे प्रिपोजिशंस, 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, प्रिपोजिशंस आता है। अब प्रिपोजिशंस क्या होते हैं यहाँ पे समझो, जैसे इन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन दिया हुआ है। इन कभी भी, जब कभी भी हम किसी भी चीज के अंदर की, इनसाइड की, या फिर किसी बड़े एरिया की बात करें, जैसे इन द रूम, आई एम इन द रूम, आई एम इन इंडिया, माई बर्थडे फॉल्स इन जुलाई, ठीक है। तो जब ये, फिर उसके बाद ऑन, कभी भी कोई भी किसी भी स्पेसिफिक डे के बारे में बात करें, या फिर अगर कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई, जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो मैं एक टेबल के ऊपर हूं तो वहां ऑन यूज करेगा। या फिर अगर मैं स्पेसिफिक डे की बात कर रहा हूं, आई विल बी कमिंग ऑन मंडे, तो मैं मंडे को आऊंगा, तो यहाँ पे ऑन आएगा, समझा, इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्या होता है, एट। एट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट। एट मतलब क्या होता है आपका, एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। आई एम एट द डोर, ठीक है। आई विल मीट यू एट 5 o'clock, तो यहाँ पे बोला गया कि मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मिलने वाला, तो इसलिए एट यहाँ पे यूज किया जाता है, समझे। टू कब यूज किया जाता है, डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू ईस्ट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ट्रैवल, मैं कौन से डायरेक्शन में कहाँ क्या करने, कहाँ जा रहा हूँ, ट्रैवल करने जा रहा हूँ, समझे। फिर उसके बाद क्या था, फॉर। फॉर मतलब क्या होता है, पर्पस या फिर ड्यूरेशन के बारे में बताता है। जैसे गिफ्ट फॉर यू, ये गिफ्ट किसके लिए, तुम्हारे लिए है, ठीक है। वेट फॉर 2 hours, तो यहाँ पे ड्यूरेशन बताया किसने, कितने घंटे के लिए, 2 hours के लिए, समझे। फिर नेक्स्ट क्या था, विथ, जब कभी भी किसी भी चीज को साथ में यूज करना हो,
देखो टुगेदर या बताना यूज, कम विथ मी मेरे साथ आओ, कट विथ नाइफ नाइफ के साथ काटो, समझे। फिर बाय बाय मतलब अगर नजदीक होगा तो, एजेंट होगा तो, या फिर डेडलाइन। बाय द विंडो, रिटन बाय शेक्सपियर या फिर फिनिश बाय पीएम, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम 9 to 5, गिफ्ट फ्रॉम मॉम, समझे। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा प्रिपोजिशन वाला पार्ट यहाँ पे हमने चीजें यहाँ पे आपको कवर करके दी है। अब आपके जो क्लिचेज है और एक आपका है वो वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे फटाफट करते हैं, चलो। अब हमारा दो टॉपिक इसमें ग्रामर पढ़ता है बच्चा है। जो पहला है सबसे पहले क्लिचेस। क्लिचेस क्या होते हैं, बेसिकली कॉमन और बहुत ही ओवर यूज्ड जो फ्रेज होते हैं जो लोगों ने कई बार यूज किया और आज के डेट में उसने वो जो फ्रेज होता है उसने अपने आप में जो अपना मीनिंग है वो खो दिया। इन्हीं चीजों को हमको क्या क्लिचेस क्या कहते हैं। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि गिव वन एग्जांपल ऑफ क्लिचेस, तो आपको याद करके रख लेना। देखो टाइम इज मनी या फिर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्लिचेस होते हैं। क्लिचेस मतलब कुछ नहीं, एक कॉमन फ्रेज होता है जो लोगों ने कई बार यूज किया है, जिसकी वजह से वो जो क्लिचेस है, वो जो फ्रेज है, उन्होंने अपनी वैल्यू क्या खो बैठी है, ठीक है। उन्हीं चीज को हम लोग क्या क्लिचेस बोलते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है आपके रिडक्टेंट आता है। रिडक्टेंट क्या होता है, रिडक्टेंट बेसिकली ये ग्रामर का एक ऐसा चीज है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक लंबे चौड़े सेंटेंस को क्या छोटा करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है, छोटा करने में हेल्प करता है बिना उसका मतलब चेंज किए। देखो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे एनईपी के पॉलिसी के थ्रू, जहां पे देखो एक सेंटेंस दिया एंड रिजल्ट और आपको बोला आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट वर्ड। आपका जो रिडक्टेंट वर्ड है वो आपका आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो रिडक्टेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड हमारा क्या होगा, रिडक्टेंट वर्ड होगा। एंड हमारा क्या होगा, रिडक्टेंट। एंड को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि देखो रिजल्ट तो आखिरी होता है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक दूसरी चीज आती है एक्चुअल फैक्ट। एक वर्ड ऐसा भी रहेगा आपको एक्चुअल फैक्ट, और आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हटा देंगे, एक्चुअल हटा देंगे। एक्चुअल हमारा रिडक्टेंट वर्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, फैक्ट तो बट ऑब्वियसली बात एक्चुअली होते हैं ना, रियलिस्टिक होते हैं, वो थोड़े ना झूठे होते हैं, इसलिए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे रिडक्टेंट और क्लिचेस हो गया। अब एक हमारे जो लास्ट टॉपिक इसमें बाकी है हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, दो बेटा, हाँ। अब यहाँ पे डेवलपिंग बेसिक रीडिंग स्किल में हमारा इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग है, वो मैं फटाफट ज्यादा टाइम लूंगा, फटाफट में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोला इंटेंसिव रीडिंग मतलब क्या, इंटेंसिव रीडिंग मींस रीडिंग अ टेक्स्ट वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द डिटेल। इट इज डन फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक फाइंडिंग आंसर। यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, देखो रीडिंग दो तरह की होती है। रीडिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान से क्या रीड करते हैं, समझते हैं, ताकि हम उस चीज को समझ सके, हम उसको याद करके रखें, उस चीज को हम लोग रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग दो टाइप की होती है। सबसे पहले इंटेंसिव रीडिंग आता है। इंटेंसिव रीडिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम टेक्स्ट को बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, केयरफुली रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केयरफुली रीड कर रहे हैं, ताकि हम डिटेल्स को समझ सके। तो उस तरह की रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग क्या बोलते हैं। ये मेनली तब की जाती है जब कभी भी हमें किसी भी सवाल का क्या जवाब ढूंढना होता है, तब वहां पे हम किया करते हैं, ठीक है। फिर रीडिंग द लाइंस। अब यहाँ पे क्या बोला है, रीडिंग द टेक्स्ट एज इट इज, अंडरस्टैंडिंग वर्ड ग्रामर्स एंड सिंबल्स ओनली। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंडिंग द हिडन और द इंप्लाइड मीनिंग। अब जब हम लाइन टू लाइन रीड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि रीडिंग को हम एज इट इज रीड करें, जहां पे हम उसके वर्ड्स, ग्रामर, सिंबल्स को समझ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब क्या होता है, जहां पे हम उसकी जो मीनिंग्स होती है, जो छुपी हुई थी या फिर जिसका मतलब होता है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। रीडिंग बियॉन्ड द लाइन मतलब यहाँ पे यूजिंग ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर, कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद रियल लाइफ। यहाँ पे हम क्या करें, जब बियॉन्ड द लाइन यूज करते हैं तो हम वहां पे अपना एक्सपीरियंस यूज करके हम क्या करें, हम अपने लाइफ से उसको कनेक्ट करके क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग मींस रीडिंग अ लॉन्ग एंड इजी टेक्स्ट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर एंजॉयमेंट। क्या बोला गया, एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब तब करते हैं जब हम क्या बड़े नरेटिव्स, बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर फिक्शंस होते हैं वो रीड करते हैं सिर्फ एक एंजॉयमेंट पर्पस के लिए, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। जैसे नॉवल पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, कॉमिक बुक पढ़ना। क्लियर हो गया, ठीक है। Reading is not just reading words. It is a process of understanding and making meaning from the text. Reading क्या, reading सिर्फ reading नहीं होता words का, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहां पे हम पूरी जो चीज है वो समझते हैं आपके टेक्स्ट से। सबसे पहली चीज है क्या आती है, इंटरैक्टिव, ठीक है। रीडिंग इन्वॉल्व्स द रीडर, द टेक्स्ट एंड द सिचुएशन। यहाँ पे जब हम रीडिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें पूरे उस दुनिया में लेके चले जाता है। हम इमेजिन करने लगते हैं कि चीजें क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, किस तरीके से चीजें वर्कआउट करिए। फिर स्ट्रैटेजिक, ठीक है। जब कभी भी एक रीडर रीड करता है तो एक पर्पस के साथ रीड करता है। उसका पर्पस चाहे वो फन हो सकता है, उसका पर्पस आंसर ढूंढना हो सकता है, कोई भी पर्पस, लेकिन एक पर्पस के साथ क्या रीड कर सकते हैं। अडेप्टेबल, रीडर जो रहता है वो अपना जो रीडिंग स्टाइल है वो क्या चेंज करता रहता है अलग अलग टेस्ट के टाइप के हिसाब से। क्लियर हो गया।
फिर अब यहाँ पे आता है स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्या होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम फटाफट रीड कर लेते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि इस टेक्स्ट का या फिर इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, ये समझने के लिए। समझ में आ गया, ये एक फास्ट रीडिंग मेथड यूज किया जाता है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या समझने के लिए। फिर आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब क्या होता है, जहां पे हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, पूरा रीड करने के बजाय। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें एग्जैक्ट डिटेल्स जैसे नेम, डेट और नंबर्स क्या पता करने में। फिर आता है आपका SQ5R टेक्निक ऑफ द रीडिंग। ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव आपका डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसका डेफिनेशन आप रीड कर लेंगे। नोट्स आपको प्रतिगिरी एकेडमी के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, SQ5R एक मेथड होता है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट वी रीड। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होता है, सर्वे। सर्वे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइटल पे देखते हैं, हेडिंग्स पे देखते हैं, फिर समरी रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया देता है कि बेसिकली इस चैप्टर में या फिर ये जो ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है इसमें कहा क्या गया, बोला क्या गया। फिर क्वेश्चन, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्वेश्चन हमें अरेंज होता है हेडिंग और सब हेडिंग से, जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये इन चीजों पे फोकस करने। जैसे आपने 12th में द साइन ऑफ 4 करके एक नॉवल पढ़ी होगी, तो द साइन ऑफ 4 है क्या। ठीक है, ये एक सवाल क्रिएट किया कि नहीं क्रिएट किया, तो इस पर्पस से हम रीड करते हैं, नॉवल को रीड कर रहे थे ये पता लगाने के लिए कि द साइन ऑफ 4 का मतलब क्या है। फिर रीडिंग, जहां पे रीडिंग वन पार्ट एट अ टाइम टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन। अब फिर हम क्या करते हैं, एक एक पार्ट क्या रीड करते हैं, ताकि ये जो क्वेश्चन है, जैसा मेरा क्वेश्चन था कि द साइन ऑफ 4 है क्या, ठीक है, ये पता लगाने के लिए मैं क्या करूं, एक एक पार्ट को मैं रीड कर रहा, तो इसको हम लोग रीडिंग बोलेंगे। रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जब हम पढ़ रहे तो हम क्या करें, हम जो छोटे छोटे नोट्स बना रहे खुद के वर्ड्स में और ज्यादा हाईलाइट कर रहे नहीं है। फिर रिकॉल मतलब क्या होता है, हमने रीड किया, 2 पन्ना रीड किया, और 2 पन्ने को हम रुक जा रहे हैं, रुक के हम रिकॉल करके अब तक मैंने क्या क्या चीजें कवर कर ली, मैंने क्या क्या चीजें पढ़ ली, उसको हम लोग रिकॉल बोलेंगे। रिव्यू मतलब क्या होता है कि अब जो भी चीजें मैंने याद की उसको वापस से जाके मैं चेक कर कि सच में वो चीजें मुझे बरोबर लर्न हुई कि नहीं लर्न हुई। फिर रिवाइज करना मतलब क्या होता है, वापस से मैं जब रीड कर रहा हूँ एक अच्छी तरीके से और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज करना बोलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा समरी राइटिंग। चलो ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक है समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग में सीधी सीधी यहाँ पे बात करूं, देखो समरी राइटिंग जो आपको आती है वो क्या आती है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उसको एक 1 सेंटेंस में आपको चीजें लिखने के लिए। सबसे पहली चीज आपको समरी लिखते टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है आपको क्या पूरा रीड करना चाहिए, रीड दी पैराग्राफ कंप्लीटली। आपको क्या करना है, पहले पूरा जो पैराग्राफ आपको दिया रहेगा उसको पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। अब रीड करने के बाद ठीक है, अब उसकी जो मेन आइडिया यानी जो सेंट्रल आइडिया वो आपको पता कर लेना है। क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपको पता कर लेना। अब सेंट्रल आइडिया आपने पता कर लिया, फिर उसके अंदर के जो छोटी छोटी डिटेल्स है उन डिटेल्स को आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना। और अब क्या करना है, अब उसके अंदर जो एग्जांपल्स दे रहेंगे, सीधी सीधी बात है, उस एग्जांपल को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। समझ में आया। अब जब कभी भी समरी लिखोगे तो आपको ये सारी चीजें आपने पता कर ली, अब ये सारी चीजें पता करने के बाद अब उसका जो जिस्ट होता है, ठीक है, अब उसका जिस्ट आपके दिमाग में बैठ गया। अब दिमाग में बैठने के बाद अब आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को जो भी आपका सेंट्रल आइडिया था आपको समझ में आ गया कि किस चीज के बारे में पैराग्राफ में बोला गया। अब फिर उसको आपको अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन लैंग्वेज में उसको क्या करना है, लिखना शुरू कर देना है। ये चीज ध्यान रखना, एग्जैक्ट वर्ड एज इट इज मत उठाना, ठीक है, सेम लाइन कॉपी मत कर लेना, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली सेम टू सेम चीजें उतारनी नहीं है। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस भी वो अपने लैंग्वेज में लिखना है कि आपको समझा क्या है, उसको एक सेंटेंस में आपको कंपाइल करके शॉर्ट करके आपको चीजें लिखनी होती है। समझा, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, समरी राइटिंग लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे चीजें आपकी मैंने ये मॉड्यूल की भी कवर करवा दी। अब चलते हैं 5th नॉवल पे, चलो मिलते हैं 5th नॉवल पे। तो दोस्तों अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे 5वें मॉड्यूल के साथ, जिसका नाम है डेवलपिंग बेसिक राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो चलो एक एक करके चीजों की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं आपको 7 C's यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। 7 C's मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कर्टेसी। कर्टेसी में देखो सबसे पहली चीज क्या बोली है कि जब कभी भी आप कोई भी चीज लिख रहे हो, वेदर यू आर राइटिंग अ लेटर, वेदर यू आर राइटिंग एन ईमेल, तो आपको हमेशा से ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो भी राइटिंग वर्क होगा या फिर जो भी चीज आप लिखोगे बहुत ही पोलाइट और बहुत ही रेस्पेक्टफुल मैनर में आपको क्या लिखना है। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, कंसीडरेशन। हमेशा जब कभी भी आप चीजें लिख रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं ये कंटेंट लिख रहा हूं या फिर ये मेल में मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं उससे सामने वाले के फीलिंग्स पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तीसरी चीज आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या होता है कि हमेशा जब कभी भी आप ईमेल लिख रहे हो या फिर लेटर लिख रहे हो, हमेशा वो बहुत ही सिंपल और इजी टू रीडेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई टर्म्स यूज कर लिए और फिर सामने वाले जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो रीड कर ही नहीं पा रहा है।
फिर उसके बाद कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस मतलब क्या होता है कि आपको बहुत चीजें चढ़ा बढ़ा के नहीं लिखनी है। अगर आपको लिखना है कि आपको जो रिपोर्ट है वो फ्राइडे तक सबमिट करें, तो आप लिखोगे सीधा कि सबमिट द रिपोर्ट टिल फ्राइडे, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सबमिट द रिपोर्ट एट योर अर्लीस्ट बाय फ्राइडे। इतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, आपको जितना छोटा हो सके उतनी चीजें आपको लिखनी है। फिर क्या आता है? करेक्टनेस। हमेशा जब कभी भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? आप सही फैक्ट, सही ग्रामर, सही स्पेलिंग, और हमेशा जो लेटर का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ही आप चीजें लिखोगे। अपनी मर्जी से कुछ भी चीजें बना के लिखना नहीं है। फिर कंप्लीटनेस। आप जब भी कोई भी चीजें लिखोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, हमेशा आप क्या लिखोगे? आप एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे, जिससे सारी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो पूरी डिलीवर होनी चाहिए सामने वाले इंडिविजुअल पे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको लेटर का फॉर्मेट बता देता हूँ। लेटर के फॉर्मेट में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती, इस चीज के बारे में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपका पूरा पेज है, ठीक है। ये पूरा आपका इमेज है। अब इस इमेज में अगर मैं बात करूँ, देखो ये पूरा लेटर है। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है? आपका लेटर हेड लिखना है, ठीक है। क्या आएगा आपका? सबसे पहले आपका लेटर हेड आएगा। अब लेटर हेड आएगा कैसे? देखो ये देखो, एकदम मिडल वाले में आएगा। सबसे पहले जहां पे आप एक इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे। फिर उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको 2 लाइन में यहाँ पे क्या लिखना रहता है? सेंटर में, ठीक है। ये चीजें लिख दी। अब ये चीज लिखने के बाद अब जिस दिन भी लेटर आप लिख रहे हो उसमें आपको लिखना है, सबसे पहले आपको मंथ लिखना रहेगा। जैसे मैं आप लिख देता हूँ आज December 31 है, तो दिसंबर लिखा मैं, फिर यहाँ पे 31 लिख दे रहा हूँ, और फिर ईयर क्या चल रहा है? 2025 लिख दे रहा हूँ। समझ में आ गया? और ये ब्लॉक लेटर में रहेगा, तो भाई ये आपका पेज रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह की चीजें रहेगी आपका। देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका लेटर हेड का जो एड्रेस आएगा, कंपनी का नाम और एड्रेस आ जाएगा, और फिर जो भी चीजें रहेंगी वो आपके मार्जिन से यहाँ पे क्या चालू होंगी, ठीक है। इसको फुल फॉर्म लेटर बोलते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये भी आता है जहां पे आपको फॉर्मेट, ये लेटर का फुल ब्लॉक जो लेटर है उसका फॉर्मेट बनाने के लिए बोला जाता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? अब यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़नी है। एक लाइन छोड़ के आप क्या करोगे? जो रिसीवर है उस रिसीवर का एड्रेस लिखोगे। जैसे यहाँ पे शर्मा पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 45 इंडस्ट्रियल एरिया, नागपुर 440012, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। फिर एक लाइन छोड़ोगे, क्या लिखने का? आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब ये क्या कंप्लेंट है, तो आप क्या लिखोगे? कंप्लेंट रिगार्डिंग द डैमेज गुड रिसीव्ड, ठीक है। अगर कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट रिगार्डिंग सो एंड सो थिंग, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखो, क्या फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपका एक ही लाइन का होना चाहिए। इन केस अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 लाइन का हो जाता है, तो आप क्या करोगे? आप ये ध्यान रखना है कि आप जब लिखोगे तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट के नीचे लिखना है। ये कोलन दिया है, इस कोलन के ठीक नीचे से इधर से लिखना आपको क्या करना है? शुरू करना है। इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर। क्या आएगा? डियर सर। डियर सर करके आपको कॉमा देना। फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट होगा वो कंटेंट चालू होगा। अब यहाँ पे भी कंटेंट पे अगर मैं बात करूँ, यूजुअली मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, आप जब भी कोई भी चीज लिख रहे हो आप 3 से 4 पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो, ठीक है। अभी 3 से 4 पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है? एक लाइन लिखा, फिर योर सिंसियरली रोहन मेहता, ठीक है, परचेज मैनेजर, ठीक है। इस तरह की पूरी चीजें यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको समझा दी, ठीक है। ये पूरा आपका फॉर्मेट क्या होने वाला है, इस फॉर्मेट को आपको समझ के रख लेना। क्या क्या लिखना है? पहले आपको लेटर हेड का आपका कंपनी का नाम, फिर एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखना मैंने अभी बताया, देखो इस तरह की डेट लिखनी है। अब डेट लिखने के बाद अब आपको जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, किस चीज के बारे में लेटर है, फिर डियर सर, फिर यहाँ पे 3 से 4 पैराग्राफ, लास्ट में आपका क्लोजिंग सैल्यूटेशन, योर्स सिंसियरली सो एंड सो, डन। अब आपको जो लेटर्स आने वाले हैं वो 3 से 4 टाइप के आने वाले हैं। एक क्लेम लेटर आने वाला है, एक सेल्स लेटर आने वाला है, एक एडजस्टमेंट लेटर आने वाला है। तो क्या है, अब उसमें क्या क्या कंटेंट लिखना है? सबके लिए जो फॉर्मेट होने वाला है वो सेम ही होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉर्मेट वही होने वाला, बस अंदर का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ईमेल राइटिंग क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो ईमेल का फॉर्मेट लेटर क्या होता है, कुछ नहीं करना है। फ्रॉम मतलब क्या होता है? जिसके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भेज रहा हूं तो यहाँ पे मेरा मेल आईडी आएगा। क्या आएगा? ये मेरा मेल आईडी आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका मेल आईडी का? मेरा मेल आईडी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब टू मतलब क्या होता है? जो सामने वाले का, जिसको हम मेल कर रहे हैं उसका क्या आएगा? मेल आईडी आएगा। फिर सीसी मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी मतलब क्या होता है? आप चाहते हो कि ये जो रॉयल पेंट्स है, रॉयल पेंट्स को जाए मेल, लेकिन साथ ही साथ इस
पेंट की इस चीज की जो एक कॉपी है, इस चीज की जो एक कॉपी है वो किसको जाए, वो आपके सामने वाले पर्सन को जाए। किसको जाए, एक सामने वाले पर्सन को जाए इसकी कॉपी की। हाँ आपने मेल भेज दिया तो उसका मेल आईडी हम सीसी में यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। फिर सेम सब्जेक्ट, फिर बाकी चीजें एज इट इज आपको लिखनी है। सब्जेक्ट लिखना है जो भी आपका रीजन होगा वो, फिर डेट लिखना है, देखो दिसंबर 30 2025 आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, और फिर बाद में आपका कंटेंट, और फिर वही वार्म रिगार्ड्स अमित कुलकर्णी परचेज एग्जीक्यूटिव। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। 2 मिनट मेरे कॉल आ रहा है, 2 मिनट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अब कंटेंट में आपको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बॉडी में देखो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। जैसा कि कोई रिक्वेस्ट लेटर या फिर परमिशन लेटर है, सबसे पहली चीज आपको ये बताना है कि आप हो कौन। आप वो बता दो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओमकार हूं तो मैं लिखूंगा आई एम ओमकार यादव फ्रॉम सो एंड सो थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद वाई यू आर राइटिंग। अब दूसरा पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए, आपने ये लेटर लिखा क्यों है, किस लिए लिखा है, ये वजह आपको क्या वहां पे बतानी है। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट करनी, चीजें हैं तो वो लिखना है। फिर आपका थर्ड, आप क्या चाहते हो। अब आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ आएगी, वो आपके थर्ड पैराग्राफ में आएगी। और चौथा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग, कि आप एक आशा जताओगे कि आई होप सो दैट यू विल लुक इनटू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर आई होप दैट यू विल लुक आउट द थिंग एंड सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। समझ में आ गया। फिर अगर आपका क्लेम लेटर होगा या फिर आपका एडजस्टमेंट लेटर होगा तो उसके लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, रेफरेंस बताओगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब रेफरेंस क्या होगा आपका, रेफरेंस आपका कुछ इस तरीके से होगा जहां पे आप बताओगे कि इस पर्टिकुलर डे पे ये बिल नंबर से ये ऑर्डर मैंने क्या प्लेस किया था, ठीक है, ये बताओगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका मैंने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी, इस क्वांटिटी में से ये इतनी क्वांटिटी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, इसमें ये चीजें क्या हो गई है। फिर थर्ड, फिर आप बताओगे कि यहाँ पे फैक्ट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे कि जो ऑर्डर है या फिर जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट में क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बिल के साथ अटैच कर रहा हूं, ये आप बोलोगे। और फिर उसके बाद आप डिमांड करोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए कि डिमांड चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहले ऑर्डर और बिल डेट का रेफरेंस बताओगे कि फिर क्या खराब हुआ वो बताओगे, फिर आप डॉक्यूमेंट जो अटैच करने वाले वो बताओगे, और फिर आपकी डिमांड क्या आपको रिप्लेसमेंट चाहिए कि रिफंड चाहिए, इस चीज के बारे में आप यहाँ पे क्या बोलोगे। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर में क्या आएगा, रिप्लाई एंड गिव सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपकी जो कंप्लेंट होगी वो कंप्लेंट आप बताओगे कि आपकी कंप्लेंट क्या थी, पहले आप वो बताओगे। फिर उसके बाद आप माफी मांगोगे, क्या मांगोगे, माफी। अब यहाँ पे गलती आपसे हुई है, क्या गलती आपसे हुई, तो आपकी कंप्लेंट क्या, सामने वाले ने कंप्लेंट क्या किया था उसके बारे में बताओगे कि आपने 100 एंड 100 डेट पे ये चीज क्या कंप्लेंट फाइल की थी हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ। फिर उसके बाद आप माफी मांगोगे, ठीक है। माफी मांगने के बाद क्या करोगे आप, उसके बाद उसका जो सोल्यूशन होगा, उसको जो भी कंप्लेंट थी उस चीज के, वो चीज कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आप यहाँ पे बैठोगे। और चौथा क्या दोगे, अश्योरेंस दोगे आप कि ऐसी चीज वापस से रिपीट नहीं होगी। अगर आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पे हम वापस से आपकी हेल्प क्या करेंगे। तो ये आपके 4 पॉइंट आपके कंटेंट लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है, किसके, एडजस्टमेंट लेटर के, ठीक है। लास्ट आपका क्या आता है, सेल्स लेटर आता है। अब सेल्स लेटर में अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। हमेशा देखो जब कभी भी आप सेल्स लेटर लिखते हो, ठीक है, ये थोड़ी सी चीज यहाँ पे उल्टी सीधी आ गई तो इसको हटा देना, ठीक है। सबसे पहली चीज जब कभी भी क्लेम लेटर लिखते हो सबसे पहले आपको अटेंशन, कुछ कैची ओपनिंग रखनी है कि जैसे उनको ये प्रोडक्ट चाहिए था या फिर इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप बता सकते हो कॉज क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है वो बता सकते हो। फिर उसके बाद आप आपके प्रोडक्ट की डिटेल बताओगे, उसके बेनिफिट क्या, उसके ऑफर्स क्या वो बताओगे, और किस तरीके से वो बाय कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको बताना। तो ऐसे करके 4 पैराग्राफ आपको क्या बताने। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स दे दिए हर एक पैराग्राफ के लिए, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, हर एक लेटर को डील क्या कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चीट शीट भी दे दी है कि किस तरीके से कौन सी चीजें लिखनी है, रिक्वेस्ट आया तो परमिशन मांगना है तो कैसे होना, पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, इस तरीके से मैंने चीजें दी। तो आप ये भी चीज आपको क्या हेल्प क्या करने वाली है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, डन। होप्स आपको यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। अब फिर आता है इंस्ट्रक्शंस लिखना। क्या रखना, इंस्ट्रक्शंस लिखना। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या बोला है, यूजर इंस्ट्रक्शंस आर द स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट टेल्स समवन हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट, मशीन और अ प्रोसेस सेफली एंड करेक्टली। सबसे पहली चीज बताओ ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखना होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया एक यूपीआई पेमेंट का, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट एन इंस्ट्रक्शन टू यूज द यूपीआई पेमेंट, या फिर आपको आ जाएगा कि राइट एन इंस्ट्रक्शन टू राइट द
राइट द लेटर, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए आपको आएंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, सबसे पहली चीज सनलाइट बोला गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी कोई भी चीज रख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और इजी टू रीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए। दूसरी चीज, अरेंज द टास्क लॉजिकली सबसे पहले पुट द स्टेप्स इन प्रॉपर ऑर्डर। आप पहले एक सेंटेंस लिख दोगे, एक फॉर्मेट बनाओगे, यहाँ पे आप एक हेडिंग दे दोगे, हेडिंग देने के बाद अब यहाँ पे लिखोगे पहला स्टेप क्या, आप लिखोगे दिस स्टेप्स टू डू द यूपीआई पेमेंट आर एज फॉलोज। तो आप पहला लिखोगे क्या, ओपन दी फोन पे ऐप या फिर इंस्टॉल एनी पेमेंट ऐप, फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, आप वहां पे लॉगिन करने बोलोगे, आपका जो भी नंबर है, बैंक अकाउंट है, वो सारी चीज डिटेल्स इनपुट करने बोलोगे। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होगी कि आपको यूपीआई का वहां पे ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको आपकी यूपीआई आईडी क्रिएट करनी है। फिर चौथी चीज आप क्या बोलोगे, यहाँ पे चौथी चीज आप बताओगे फिर जिस टू पेमेंट का वहां पे ऑप्शन है, तो टू पे में आके जाके आपका जो भी यूपीआई रहेगा वो आपको सामने वाले का यूपीआई वो डालना है, समझे। इस तरीके से क्लियर रखना है। फिर तीसरा क्या, हमेशा जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, बहुत बड़ा सेंटेंस आपको बनाना है। और चौथी चीज क्या, एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, ठीक है, जैसे प्रेस द बटन, ठीक है, ये नहीं आप बोलोगे द बटन शुड बी प्रेस्ड, मतलब ये सारी चीजें। फिर उसके बाद प्रॉपर पंचुएशन, पंचुएशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर इतनी चीजें किए तो आपकी चीजें आराम से कवर हो जाएंगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको ये चीज फॉलो करनी है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे कुछ चीजें, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इस चीज को लेकर, जहां पे आपको ये समझना है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगे और आपको बोला जाएगा इसमें से नोट कौन सा है, कॉशन कौन सा है, वार्निंग कौन सी है, डेंजर कौन सा है। तो ये बताना कि स्टेटमेंट कौन सा है। या फिर आपको ये चीज भी आ सकती है कि आपको एक तरफ नोट, वार्निंग, कॉशन और डेंजर, वार्निंग, डेंजर दिया रहेगा और एक जगह आपको कुछ स्टेटमेंट दिया, तो आपको सही स्टेटमेंट के साथ क्या अटैच करना रहेगा, ये भी चीज आपको बोली जाती है, समझे। सबसे पहली चीज, नोट मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा टिप दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, द स्विच एंड द प्लग पॉइंट इज एट द बैक, जहां पे बोला गया जो स्विच और जो प्लग पॉइंट है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। फिर क्या था, कॉशन, कॉशन मतलब जो छोटा रिस्क होता है, कॉशन मतलब क्या होता है, छोटा रिस्क, कोई डैमेज इक्विपमेंट और कॉज माइनर इशू, ठीक है। जो एक छोटा सा रिस्क होता है जो आपका इक्विपमेंट या फिर जो माइनर जो इश्यूज क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉशन, डू नॉट सेट द एयर कंडीशनर बिलो 18 डिग्रीज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एयर कंडीशनर को 18 डिग्री से नीचे करना नहीं है, ठीक है। फिर वार्निंग, वार्निंग मतलब क्या होता है, सीरियस जो बड़ी इंजरी या फिर बड़ा डैमेज कर सकता है। एग्जांपल ले लो, वार्निंग, इम्प्रॉपर राइडिंग टेक्निक में कॉज फिजिकल इंजरी। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर राइडिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं रहेगी तो एक सीरियस इंजरी हो सकती है, मतलब जान जा सकती है या फिर हाथ पैर टूट सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर डेंजर क्या होता है, डेंजर मतलब जब बहुत ज्यादा रिस्क, देखो जब मिनिमल रिस्क रहेगा तो कॉशन, जब थोड़ा सा सीरियस रिस्क रहेगा तो वार्निंग, और जब ज्यादा ही हाई मतलब जो एक्सट्रीम लेवल जहां पे डेथ हो सकती है या फिर आग भी लग सकती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेंजर बोलेंगे, समझा। अ डेंजर साइन इंडिकेट्स अ पोटेंशियल हैजार्ड। तो ये क्या डेंजर चीज है, इतनी क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जहां पे आपको स्टेटमेंट आपको बोला जाएगा। अब यहाँ आता है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज आपको क्या बताना है, लिखना कैसे होता है। अब आपको एग्जाम में हो सकता है कि अलग अलग चीजें कोई स्मार्ट वॉच पे दे दिया जाए या फिर स्मार्ट डिवाइस पे दे जाए या फिर स्मार्ट मोबाइल पे दे दिया, आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखने बोला है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपका ये पेज है, इस पर आपको सबसे पहली चीज लिखना है क्या, जो भी टॉपिक होगा, स्मार्ट वॉच होगा तो स्मार्ट वॉच या फिर पेजर होगा तो पेजर, जो भी डिवाइस के बारे में होगा वो। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, डेफिनेशन, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच होता क्या है, ये चीज आप एक्सप्लेन कर दो। दूसरी चीज, उसकी जो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब उसकी जो बॉडीज होंगी वो आप एक्सप्लेन कर दो। देखो जैसे यहाँ पे मैं लेकर आया हूं आपके लिए एग्जांपल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिया है, क्या राइट ए टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मार्टफोन इन अबाउट 75 वर्ड्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोला, स्मार्टफोन है क्या, मैंने बता दिया, स्मार्टफोन इज अ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंबाइंस द फंक्शन ऑफ ए मोबाइल फोन एंड अ मिनी कंप्यूटर। क्लियर हो गया। तो पहले चीज क्या डिफाइन कर देगी, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या इसका डेफिनेशन क्या है ये मैंने बता दिया। फिर इट ऑपरेट्स ऑन द सिस्टम लाइक एंड्रॉइड और आईओएस एंड कनेक्ट्स टू द इंटरनेट यूजिंग मोबाइल डाटा और वाईफाई। अब यहाँ पे क्या बताया, इसके फीचर्स के बारे में बता दिया, क्या बता दिया कि इसके फीचर्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में। तो दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है, उसके फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पे क्या लिखना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या रहेगी, उसके कंपोनेंट्स, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, उसके जो पार्ट्स होंगे, जैसे कीबोर्ड्स होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें। स्मार्टफोन इंक्लूड्स अ टच स्क्रीन, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, बैटरी एंड कैमरास, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, उसके एलिमेंट्स हो गए, तो आपको उसके एलिमेंट्स, उसके पार्ट्स के बारे में आपको बताना रहेगा कि जो भी प्रोडक्ट होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अब
ये कैसे अलग है, ठीक है, उसके यूजेस कैसे हैं, अब उसको यूज कैसे करते हैं, उसके यूजेस के बारे में आपको बताना है। क्या करना है, उसके यूजेस के बारे में आपको वहां पे बताना है, और एक्स्ट्रा कुछ और फीचर्स आपको पता है, फिर एडिशनल फीचर्स जो भी आपको पता है वो एडिशनल फीचर्स आप बता दो। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपकी चीजें आराम से क्लियर हो गई। पहले कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर उसके बाद उसकी फीचर्स क्या है वो बता दो, फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट या हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर दोनों ही अगर पता है तो दोनों के बारे में लिख दो, फिर उसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बता दो, और कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आपको पता है जो नई चीज आई है उसके अंदर तो ये चीज लिख दो। अगर आपने इस तरीके से लिखा तो फॉर श्योर आप आराम से आपका जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो आप आराम से कवर कर सकते हो, अपनी चीजों को एंड पे लेके जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी, होप्स आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी है, नहीं अभी आगे का मॉड्यूल भी है तो फटाफट चेक कर लेंगे। चलो मिलते हैं अगले मॉड्यूल पे, मैं लगा लेता हूँ। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा मॉड्यूल बन के आता है, जो लास्ट मॉड्यूल हमारा एथिकल एंड मैनेजर स्किल फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, हम टीम बिल्डिंग के बारे में क्या पढ़ने वाले। लेकिन टीम बिल्डिंग समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टीम होता क्या। देखो साफ लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो टीम मतलब होता क्या है। टीम मतलब ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ग्रुप कुछ लोगों का ग्रुप होता है जहाँ पे 3 से 4 5 6 लोग होते हैं, उससे ज्यादा भी लोग होते हैं, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की जो स्किल्स होते हैं वो अलग होती है। क्या होती है, हर एक इंडिविजुअल की जो स्किल्स होती है वो अलग अलग होती है, और वो सभी अपनी अलग अलग स्किल्स को यूज करके एक साथ आकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इस ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीपगिरी अकेडमी है, प्रदीपगिरी अकेडमी में टीचर्स हैं, ठीक है, एडिटर्स हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सेल्स वाले हैं, ठीक है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल वाले हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। अब सभी का एम क्या है कि जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं उन सभी का जो सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जो एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मुकाम क्या उनको हासिल करवाना है। अब यहाँ पे हर एक जो इंडिविजुअल काम कर रहा है वो सभी अलग अलग लोग हैं, ठीक है, और उनकी स्किल्स भी क्या अलग अलग है। अब यहाँ पे अलग अलग लोग सब एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है, और वो क्या एक गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर ठीक है आपने बता दिया टीम होता क्या, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स आते हैं, एक साथ आते हैं, अपनी हर एक इंडिविजुअल अपना अपना स्किल यूज करता है ताकि एक सर्टेन गोल के अचीव कर सके, ठीक है। लेकिन ये जो टीम है ये फॉर्म कैसे होती है, किस तरीके से फॉर्म होती है। सबसे पहले एक चीज आती है फॉर्मिंग आती है। क्या आती है, फॉर्मिंग ये पहला स्टेज होता है, ठीक है। फॉर्मिंग ये पहला स्टेज में होता क्या है, यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सब एक दूसरे से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, वो सब मिलकर अपनी जो टीम के जो गोल्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से उनका काम क्या शुरू होता है। और यहाँ पे हर एक इंसान ये समझता है कि उन सभी को एक टीम की तरह क्या काम करना है। तो पहला फॉर्मिंग स्टेज में क्या है कि यहाँ पे लोग सबसे पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, वो अपनी गोल को समझते हैं और काम करना शुरू करते हैं। उनको ये चीज समझ में आती है कि हमें क्या एक टीम की तरह क्या काम करना है। फिर क्या, स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, स्टॉर्मिंग मतलब सीधी सीधी बात करो तो अब यहाँ पे टीम में जितने भी लोग होते हैं, अब उनके हर एक का जो पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर एक की जो सोच होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर स्टेज पे उन लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतभेद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेज में ये भी होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो उनके आइडियाज जो होते हैं, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उस ओपिनियंस को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को इतना धैर्य रखते हैं, अपने अंदर इतना पेशेंस रखते हैं कि वो सामने वाले पर्सपेक्टिव को क्या भी समझ सके। और ये सारी चीजें कौन से स्टेज पे होती है, स्टॉर्मिंग स्टेज पे। फॉर्मिंग स्टेज पे क्या होता है, पहली बार मिलते हैं, ठीक है, वो अपनी टीम का गोल समझने की कोशिश करते हैं और एक साथ क्या काम करने की क्या शुरुआत करते हैं पहली बार। दूसरे स्टेज में क्या होता है, उन जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ लड़ाई होंगी, कुछ झगड़े होंगे, कुछ डिबेट्स होंगी, ठीक है, जहां पर वो अपने अलग अलग आइडियाज शेयर करेंगे और ओपिनियन शेयर करेंगे और फिर एक दूसरे की चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। और फिर क्या होता है, नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज मतलब क्या होता है, अब हर एक टीम मेंबर, हर एक आप मेंबर्स को क्या समझने लग गया कि वो कैसा है, किस तरीके से, तो वो क्या करते हैं, अब एक दूसरे को कॉपरेट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पे भरोसा भी करने क्या लगता है, क्योंकि अब एक टाइम हो गया रहता है कि जहां पर वो एक दूसरे पे अब ट्रस्ट क्या करने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स होते हैं, अब कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो वर्किंग मेथड होता है वो सारी चीजें का डिसाइड कर लिया, और यहाँ पे अब जो टीम वर्क है बहुत ज्यादा फ्रेंडली बन जाता है और ट्रस्टेबल बन जाता है। क्यों, अब वो सब एक दूसरे को जानने लगे थे, एक दूसरे का काम करने का तरीका समझ सके थे, और फिर वो क्या बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं, काम करने की शुरुआत क्या करने लगते हैं। और यहाँ पे चौथा आता है परफॉर्मिंग।
परफॉर्मिंग में क्या है, जो टीम है बहुत अच्छा काम करने लगती है और एफिशिएंटली काम करने लगती है। एफिशिएंटली काम करना मतलब वो किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं करती, किसी भी तरह की चीजें खराब नहीं करती है, समझ में आ गया। और जो मेंबर्स इतने कॉन्फिडेंट है होते हैं, इतने अच्छे से तरीके से काम करते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं कि उन पे नजर रखने की हमें जरूरत ही पड़ती नहीं है। कौन से स्टेज पे होता है, फोर्थ स्टेज पे जो परफॉर्मिंग वाला था। और पांचवा क्या होता है, एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज मतलब क्या होता है, जहां पे पूरा जो टीम को जो गोल दिया था वो गोल अचीव कर लेते हैं और गोल अचीव होने के बाद जो टीम है वो अलग अलग क्या हो जाती है, समझ में आ गया। फॉर्मिंग स्टेज में पहली बार जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, गोल को समझते हैं और काम करना शुरू करते हैं। दूसरे में क्या आता है, दूसरे में आता है आपका स्टॉर्मिंग आता है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, लोग जो जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उनके बीच में मतभेद होता है, डिबेट्स होती है, झगड़े होते हैं, ठीक है, और फिर वो एक दूसरे से पेशेंटली क्या एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे स्टेज में क्या नॉर्मिंग होता है, जो टीम मेंबर्स होते हैं एक दूसरे को कॉपरेट करना शुरू कर लेते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगते हैं और वहां पे वो काम क्या करना शुरू कर लेते हैं, एफिशिएंटली। चौथे में परफॉर्मिंग, अब यहाँ पे वो इतना अच्छा काम करने लगते हैं, स्मूथली काम करने लगते हैं, एफिशिएंटली काम करने लगते हैं कि उनके काम को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती नहीं। और लास्ट क्या होता है, एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या होता है, काम खत्म हो गया होता है और सभी लोग अपना काम खत्म करके क्या अब टीम क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, समझ में मतलब अलग अलग हो जाती है। फिर आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, गोल सेटिंग मतलब गोल को सेट करना, गोल को सेट करना। गोल सेटिंग मतलब सीधी सीधी बात, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे जो चीजें होती है, हमारी जो क्लियर गोल्स होते हैं उसको हम लोग डिसाइड करते हैं हमारे काम का, कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो काम किस चीज के लिए करें, किस एम के लिए करें, किस मुकाम के लिए करें। इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या समझने की क्या कोशिश करते हैं। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कि वो प्रॉपरली क्या काम कर सके, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और जो भी स्किल्स चाहिए इंप्रूव करने के लिए उन स्किल्स को अक्वायर कर सके, या फिर जो भी उनके पास स्किल है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके, ताकि वो जो टारगेटेड गोल्स है, जो टारगेटेड चीज है उनको क्या कर सके, वो अचीव कर सके, ठीक है। अब जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, जो एक डायरेक्शन क्या देते हैं। क्लियर हो गया। अब बेनिफिट्स क्या गोल सेटिंग की समझते हैं। सबसे पहली चीज एनहांस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सही बात है, जब गोल्स बहुत ही ज्यादा क्लियर होते हैं तो एम्प्लॉयज को पता होता है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है और किस तरीके से चीजें क्या अचीव करनी है। तो इस वजह से वो अपनी जवाबदारी को समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और अपनी गोल्स को क्या अचीव करने की क्या कोशिश करता रहता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल्स है वो एनकरेज करते हैं कि वो नए स्किल्स सीख सके, नई टेक्नोलॉजी सीख सके, जिसकी वजह से वो उनके जो गोल्स है वो उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या आता है, मोटिवेट एम्प्लॉयज। क्या आता है, मोटिवेट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे ये जो गोल होता है, गोल जब सेट होता है तो कहीं ना कहीं एक पर्पस देता है, एक मकसद देता है कि हमें काम किसके लिए कर रहे हैं, और हमें साथ ही साथ ये भी बताता है कि हम किस किस डायरेक्शन से जाएंगे तो हमारा काम क्या हो पाएगा और प्रॉपर्ली हो पाएगा और उसको हम प्रॉपर्ली अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और अकाउंटेबल क्या फील करते हैं। चौथा क्या था, इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सही बात है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता है ये मेरे गोल्स है तो वो अपने आप को और भी ज्यादा एंगेज्ड फील करते हैं और भी ज्यादा वैल्यूड फील करते हैं, क्यों उनकी जो स्किल है वो प्रॉपर्ली यूज की जा रही थी। समझ में आ गया। और ये चीज क्या करती है, पर्सनल और जो प्रोफेशनल दोनों ही चीजों की ग्रोथ को क्या हेल्प करती है। फिर पांचवा क्या था, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। जो क्लियर गोल होता है वो हेल्प करता है प्लानिंग में और काम को प्रायोरिटाइज करने में। सही बात है, गोल क्लियर है तो हमें समझना पड़ेगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजों को प्रायोरिटी में रखना चाहिए और कौन सी चीजें हमें प्रायोरिटीज के बाद करनी चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा क्या क्लियर हो जाती है, समझ में आ गया। वर्क क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है और कम टाइम क्या वेस्ट होता है। इतनी चीजें क्लियर। फिर क्या था, एथिकल कंसिडरेशन फॉर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे कुछ एथिक्स क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहली चीज क्या आती है, फेयरनेस एंड हॉनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज करे, चाहे वो लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल या फिर अपर लेवल पे, उन सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और हॉनेस्टी के साथ क्या हमें ट्रीट करना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को अनफेयर या फिर डिसऑनेस्टी के साथ हमें ट्रीट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अनफेयरनेस या फिर अगर मैं बात करूं आपका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसकी वजह से टीम में क्या होगा, आपका मतभेद होगा और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। अब डिस्क्रिमिनेशन कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर डिसेबिलिटी की वजह से। ये क्या करता है, ये गलत होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या हार्म क्या करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और एथिक्स हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए काम को लेकर, ठीक है। जो एम्प्लॉइज है वो क्या दिखाते हैं, वो हॉनेस्टी दिखाते हैं,
ठीक है, इंटीग्रिटी दिखाते हैं, लॉयल्टी दिखाना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अपने काम के प्रति। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वैल्यूज और एथिक्स ध्यान रखना है। वैल्यूज हमें ये बताते क्या सही है और क्या गलत है, और एथिक्स हमें ये बताते कि हमें कोई भी चीज को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए या फिर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। फिर क्या होता है? एथिकल प्रिंसिपल। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो क्या कहते हैं, गाइड करते हैं एक इंडिविजुअल को कि ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर हमारा कैसे होना चाहिए। उसमें क्या आता है? ऑनेस्टी आती है, फेयरनेस आता है, रिस्पेक्ट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ट्रस्ट आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है और ट्रांसपेरेंसी आती है। फिर चौथा क्या आता है? एथिकल यूज ऑफ एआई टूल्स। एआई टूल्स को हमें बहुत ही केयरफुली और ऑनेस्टी के साथ हमें क्या करना चाहिए? डील करना चाहिए। जो डाटा है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, डाटा हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब टूल जैसे चैट जीपीटी, वो हमेशा एक गाइडेंस के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। और जो प्लेगरिज्म जैसी चीजें को हमेशा चेक करना चाहिए। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप किसी और का कंटेंट, किसी और की क्रिएटिविटी को आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हो बिना उसको क्रेडिट दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म क्या बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेगरिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट देख लेते हैं। देखो, प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है? हम किसी और का जो काम है, किसी और की जो क्रिएटिविटी, उसको हम क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं बिना उसे कोई क्रेडिट दिए। ये क्या होता है? ये गलत होता है। क्या हो गया भाई इसको? हाँ, ये क्या होता है? क्रेडिट होता है, और ये गलत भी होता है, और ये बहुत ही ये पनिशेबल भी क्या है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है? जहां पे हम जो प्रोटेक्टेड वर्क है, ठीक है, जिसको कॉपीराइटेड कंटेंट होता है या फिर कॉपीराइटेड जो काम होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं बिना किसी परमिशन के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइटेड इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। और ये चीज क्या होती है? ये चीज आपकी बिल्कुल गलत होती है, समझे? फिर यहाँ पे एक एथिकल डायलेमा केस स्टडी दिया, वो आप रीड कर लेना, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया? और मैं आपको बता दूं, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग मैंने चीज बताई, ये चीजें कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको केस स्टडी के बेसिस, केस स्टडी पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहूंगा, अप्लाई स्मार्ट गोल सेटिंग। देखो, स्मार्ट गोल सेटिंग। अब यहाँ पे देखो, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नोट कर दे रहा हूँ। सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अप्लाई द स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड। अब स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड मतलब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज देखो, एस किसके लिए स्टैंड होता है? एस स्टैंड होता है आपके स्पेसिफिक के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक के लिए स्टैंड होता है। फिर एम किसके लिए स्टार्ट होता है? मेजरेबल के लिए, ठीक है। फिर ए किसके लिए स्टैंड होता है? अचीवेबल के लिए। फिर आता होता है रेलेवेंट के लिए, और टी क्या होता है? टाइम बाउंड के लिए। समझ में आ गया? तो ये होता है 2 मिनट, ठीक है। तो ये आपकी चीज है, तो ये आपका स्मार्ट गोल सेटिंग है, ठीक है। स्मार्ट गोल सेटिंग में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, और टी फॉर क्या होता है? टाइम बाउंड होता है। समझ में आ गया? क्या बोला गया? स्पेसिफिक का मतलब क्या बोला गया? जब कभी भी आप गोल जो सेट कर रहे हो, जो गोल होना चाहिए बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे नहीं 10 गोल सेट कर लिए, 10 गोल में से आपको पता ही नहीं कौन सा गोल को अचीव करना है, कौन सा नहीं। आप पहले एक गोल क्या करो, आप इसको सेट करो, और वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए आपको क्या काम क्या करना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। अब जो भी गोल आप क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो, तो उसकी प्रोग्रेस को आप क्या कर सको? आप ट्रैक कर सकोगे, कितना काम और करना है कि हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे, या फिर कितनी मेहनत और करनी है जिससे हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये जो गोल होना चाहिए क्या होना चाहिए? मेजरेबल क्या होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। गोल ऐसे सेट करो जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कर दिया ऐसा गोल कि मेरे को मार्स पे जाना, पैदल चल के मुझे मार्स पे जाना, जो कि पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, तो वो वाला काम नहीं करना। तो ऐसे गोल्स हमें हमेशा सेट करने हैं जो क्या हो? आपके रियलिस्टिक और अचीवेबल हो। फिर चौथा क्या आता है? रिलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। जब भी आप गोल जो सेट कर रहे हो, वो हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके काम से रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपको आगे चलकर फ्यूचर में क्या करे, आपको हेल्प क्या करे। और लास्ट क्या आता है? आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। जो गोल है वो हमेशा एक टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी एक फिक्स लिमिट आपको सेट करके रख देनी चाहिए कि 10 दिन में मुझे ये गोल अचीव करना है, या फिर 4 दिन में मुझे ये गोल अचीव करना है। क्योंकि जब एक टाइम बाउंड करोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्या फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। होप्स आपको पूरी की चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे जो मॉडल्स हैं मैंने कवर कर दिए। आपको सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।